टीटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको दूसरी दुनियाओं में ले जाती हैं। हर वीडियो में रहस्य, भावनाएं और ऐसे मोड़ होते हैं जो आखिर तक आपको बांधे रखते हैं। आज की कहानी है 3000 आयामों से चोरी करना। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों आयाम मौजूद हैं, और उनमें से हर आयाम में छुपा है ऐसा खजाना, ऐसी ताकत जो इंसान की सोच से भी परे है। लेकिन जब एक रहस्यमयी चोर इन आयामों के बीच सफ़र करके चोरी करना शुरू करता है तो सिर्फ दुनियाएं नहीं, किस्मतें भी बदलने लगती हैं। जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। अध्याय 11, सांप्रदायिक संघर्ष। मेरे स्वामी, इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में दुनिया भर के वीरों को आमंत्रित किया गया है। यदि पूर्वी डिपो से मेरे शिष्य अनुपस्थित रहें तो क्या ये कुछ अनुचित नहीं होगा? काय उसी क्षण शहर के द्वार के ऊपर एक दुल्हन की पालकी हवा में उठी और फिर धीरे धीरे जमीन पर उतर गई। 9 शख्स, कोमोडोनट टीयर्स ऑफ जॉय उसके पीछे, सुनहरे कवच में सजे पहरेदारों का एक समूह 2 पंक्तियों में खड़ा था, सिर ऊंचा और सीना फुलाए हुए, एक प्रभावशाली आभा बिखेरते हुए। गुडांग तिमोर, काओ झेंगचुन। जैसे ही कोमल स्त्री की आवाज़ गूंजी, सबकी निगाहें दुल्हन की पालकी पर टिक गईं। भला ये पूर्वी गोदाम के हिजड़े किन्न काओ के अलावा और कौन हो सकता था? दुल्हन की पालकी आकर रुकी और चारों ओर ताज़े फूल बिखर गए जिनमें शर्म और पाउडर की खुशबू थी। काओ झेंगचुन ने अपनी कोमल उंगलियों से पर्दा उठाया और एक शरारती मुस्कान के साथ बाहर कदम रखा। हालांकि इस हिजड़े काओ का चेहरा मुस्कान से भरा था, फिर भी उसे देखकर लोगों में सिहरन दौड़ गई। यह मुस्कान मानो अंधेरे में छिपी हुई कटार थी, जिसकी तीक्ष्णता पूरी तरह से प्रकट हो रही थी। तो हिजड़ा काओ ने यहाँ आने की कृपा की है। आपसे पहले अभिवादन न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया बैठ जाए। उस दृढ़ निश्चयी मार्क्विस ने अपनी दाढ़ी सहलाई, हाथ हिलाया और उसके नीचे खड़े एक शिष्य ने सिंहासन निकाला। वह मुस्कुराया, मानो कोई बाघ मुस्कुरा रहा हो। विभिन्न संप्रदायों के नेताओं ने उन दोनों से शिष्टाचारवश बातचीत की, लेकिन हर किसी को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये दोनों रूढ़िवादी व्यक्ति बेहद चालाक थे। हिजड़ा काओ मुस्कुरा उठा। 50 वर्ष से अधिक आयु का होने के बावजूद लौह रक्त वाले मार्क्विस की तरह वह स्वर्गीय गैंग बाल दिव्य कला का अभ्यास करता था, जिससे वह काफी युवा दिखाई देता था। उसने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े सुनहरे कवचधारी रक्षकों के बीच बैठ गया। विभिन्न संप्रदायों से मेरे ड्रैगन गार्ड निवास द्वारा आयोजित हीरोज गैदरिंग में भाग लेने के निमंत्रण से हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी धीरे धीरे बैठ गए। झू वुशी ने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उन्होंने सीधे सामने देखते हुए संप्रदाय के नेताओं को प्रणाम किया। सर, मैं जानना चाहता हूं कि इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में किस प्रकार की प्रतियोगिता होगी? पत्थर की कुर्सी पर बैठे कोंगटोंग संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। सम्मेलन में भाग लेने के उनके 2 कारण थे। पहला, लौह रक्त वाले मार्क्विस को सम्मान देना, और दूसरा, जाहिर है, उदार पुरस्कार प्राप्त करना और मार्शल जगत का नेतृत्व करने का अवसर पाना। इस बार प्रतियोगिता लॉटरी द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें चयन के प्रत्येक चरण में विजेता का चयन होगा। अंतिम चरण में विजेता को मेरे ड्रैगन गार्ड पैलेस से मार्शल आर्ट्स एलायंस टोकन और 1000 ईयर आइस सोल पुरस्कार के रूप में प्राप्त होगा। फुफकार। ये सुनकर संप्रदाय के नेता चकित रह गए। उन्होंने लौह रक्त वाले मार्क्विस से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि उन्होंने 1000 साल की बर्फीली आत्मा देने का वादा भी किया था। ये 1000 साल की बर्फीली आत्मा आखिरकार साधना के लिए एक सर्वोच्च खजाना थी। उसके बगल में काओ झेंगचुन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी आंखों में बर्फीली मंशा झलक रही थी। वह स्वाभाविक रूप से समझता था कि लौह रक्त वाले मार्क्विस की हरकतें विभिन्न संप्रदायों को अपने पक्ष में करने और उन्हें अपने पूर्वी डिपो के खिलाफ भड़काने के इरादे से की गई थीं। हालांकि अब जब वह यहाँ आ चुका था तो वह इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को शांतिपूर्वक समाप्त नहीं होने देगा। हालांकि इस बार निष्पक्षता से कहें तो मेरे ड्रैगन गार्डिंग मैंशन के 4 गुप्त एजेंट कोई कदम नहीं उठाएंगे, जिसका अर्थ है कि प्रमुख संप्रदायों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। एक लहर शांत हुई तो दूसरी उठ खड़ी हुई। आयरन ब्लडड मार्क्विस के शब्दों ने निस्संदेह नीचे हलचल मचा दी थी। अगर चारों गुप्त एजेंटों ने दखल न दिया होता तो उनके संप्रदाय की जीत की संभावना कहीं अधिक होती। हालांकि उन्हें कुछ संदेह थे, आखिर मार्क्विस का इरादा क्या था। बैंग बैंग बैंग। शहर की दीवारों से 3 ढोल की थाप गूंजते ही मार्शल आर्ट के अखाड़े में अफरा तफरी मच गई। चूंकि यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आम जनता के लिए खुली थी, इसलिए कोई भी इसे देखने आ सकता था। बड़ी संख्या में स्वतंत्र किसान मैदान में उमड़ पड़े और देखते ही देखते वह पूरी तरह भर गया। इन स्वतंत्र किसानों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी गई। पहला दौर प्रारंभिक दौर होगा, जिसका संचालन लॉटरी निकालकर किया जाएगा। दिल की धड़कन। जैसे ही ढोल की थाप शांत हुई, पीले बांस की छड़ियों की बारिश तूफान की तरह हुई और युद्ध में जाने का फैसला करने वाले शिष्यों ने हवा में एक ही छलांग में उन छड़ियों को पकड़ लिया।
संख्या 108। जिन बहुआन ने स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने की पहल की और वह काफ़ी भाग्यशाली रहा कि उसे ड्रॉ अपेक्षाकृत देर से मिला, जिससे उसे इन मार्शल आर्ट शिष्यों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का समय मिल गया। 6000। कुछ ही समय में लॉटरी निकाली गई। इस बार कुल 200 शिष्यों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और वे अपने अपने संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। दंतांग। पहले दौर में पूर्वी डिपो के शिष्य मो शियू का सामना किंगचेंग संप्रदाय के लुओ डी से होगा। जैसे ही घंटियां और ढोल बजने लगे, हाथ में एक स्क्रॉल लिए हुए एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अखाड़े से नीचे उतरने से पहले ज़ेड रंग के मंच पर मौजूद भीड़ पर एक नज़र डाली। किंगचेंग संप्रदाय वास्तव में बदकिस्मत था, शुरुआत से ही उनका सामना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से हुआ। अवलोकन मंच पर खड़े जिन बहुआन ने संतुष्टि का अनुभव करते हुए मन ही मन मुस्कुराया। वह दोनों की शक्ति में अंतर तुरंत देख सकता था। पूर्वी डिपो का शिष्य स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। पुकारना। उसी क्षण 2 शख्स बंदरों की तरह मंच पर झपट पड़े और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। काले वस्त्र पहने मो शियू का चेहरा गंभीर था और वे शांत और बेहद निर्मम प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखें चील की तरह तेज थीं, जिनमें क्रूरता की झलक थी। वहीं किंगचेंग संप्रदाय के लुओ दी के हाथ में 3 फुट लंबी हरी तलवार थी और वे साधारण दिख रहे थे। मो शियू ने तेजी से हमला किया और अपनी हथेली सीधे लुओ डी के सिर की ओर बढ़ा दी। ये प्रहार बिजली की गति से हुआ और लुओ डी को चौंका दिया। हताशा में उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाकर वार को रोकने की कोशिश की। दंतांग। ड्रैगन क्लॉ हैंड। देखते ही देखते सभी प्रमुख संप्रदायों ने हैरानी से चीख मारी। हथेली के जमीन पर गिरने से ठीक पहले वह एक हुक्कनुमा पंजे में बदल गई, जिससे ब्लेड में 5 छेद हो गए। ये सचमुच भयानक था। ये ड्रैगन क्लॉ तकनीक नहीं है। शाओलिन की ड्रैगन क्लॉ तकनीक स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है। शाओलिन भिक्षु ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए गर्व से कहा, हमारा शाओलिन ड्रैगन क्लॉ हैंड अधिक तेज, अधिक निर्दयी और अधिक शक्तिशाली है। हालांकि मो शियू के पंजों की शक्ति ड्रैगन क्लॉ हैंड से कुछ हद तक मिलती जुलती है, फिर भी यह बेजोड़ है। बैंग बैंग बैंग। मैदान में दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसे जिन बहुआन बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मार्शल आर्ट की दुनिया में यह उसका पहला अनुभव था और विभिन्न संप्रदायों की मार्शल आर्ट को देखने का अवसर भी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित था। प्रसिद्ध लड़ाई अभी सिर्फ 10 मिनट ही चली थी कि पूर्वी डिपो से मो शियू अचानक एक झटके में किंगचेंग संप्रदाय के शिष्य के पीछे प्रकट हुआ। धड़ाम से उसने शिष्य को मंच से नीचे गिरा दिया। धड़क रहा है। ईस्टर्न डिपो ने पहला राउंड जीत लिया। दूसरा दौर भिखारी संप्रदाय बनाम कोंगटोंग संप्रदाय। वूश। पहले दौर ने ही काफ़ी हलचल मचा दी थी। भिखारी संप्रदाय और कोंगटोंग संप्रदाय दोनों ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली गुट थे। अप्रत्याशित रूप से वे शुरुआत से ही आपस में भिड़ गए, जिससे संकेत मिलता है कि उनके बीच की लड़ाई पहले मुकाबले से कहीं अधिक तीव्र होगी। श्यूडिंग। भिखारी संप्रदाय के 5वीं पीढ़ी के शिष्य। लू जियान। कोंगटोंग संप्रदाय का एक शिष्य। कृपया सूचना दें। विस्फोट। दोनों बुद्धिमान और मुखर थे। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने तुरंत एक व्यापक हमला शुरू कर दिया। भिखारी कुल का ज़ूडिंग अपने फटे पुराने कपड़ों के बावजूद बेहद आकर्षक था। हाथ में लाठी लिए वह हवा में उछला और कोंगटोंग संप्रदाय के शिष्यों पर लगातार हमला करते हुए कई परछाइयों में रूपांतरित हो गया। कुत्ते को छड़ी से मारने की तकनीक वाकई अद्भुत है। जिन बहुआन आश्चर्य से चिल्ला उठा। पहले तो उसने इसे केवल उपन्यासों में ही कल्पना की थी, लेकिन आज इसे देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुत्ते को डंडे से पीटने की तकनीक वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही शक्तिशाली है। हालांकि कुत्ते को पीटने वाली छड़ी तकनीक के विनाशकारी हमले का सामना करते हुए लू जियान शांत और संयमित रहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया और वह दहाड़ा। कोंगटोंग 7 वार से चोट। अध्याय 12। शाओलिन ड्रैगन क्लॉ हैंड। डॉग बीटिंग स्टिक के लगातार हमले का सामना करते हुए लूशियान का चेहरा पीला पड़ गया। वह स्पष्ट रूप से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। आखिरकार डॉग बीटिंग स्टिक भिखारी संप्रदाय का विशेष और बेहद शक्तिशाली प्रहार था, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कांपते हुए शरीर के साथ अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का प्रयोग किया। कोंगटोंग 7 वार से चोट। कृपया ताइवान की अच्छी किताबें पढ़ने के लिए इस वेबसाइट पर जाना न भूलें। 2 ऑन कम। यह एक बहुत ही सुविधाजनक वेबसाइट है जहां अध्यायों को सबसे तेजी से अपडेट किया जाता है। 7 वूंड्स तकनीक हमलावर को तो काफ़ी नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही साथ खुद पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। यह मुक्केबाजी तकनीक बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इसकी एक खास कमजोरी भी है। आंतरिक ऊर्जा में हर वृद्धि के साथ इससे होने वाला नुकसान और भी गंभीर होता जाता है। यह उल्लेखनीय है कि कोंगटोंग स्कूल के सभी संस्थापकों की मृत्यु 7 इंजरी स्टाइल का अभ्यास करते समय लगी चोटों के कारण हुई, जिससे उनके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा था। विस्फोट। लूशियान ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय किया, जिससे उसके दांतियान से ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह फूट पड़ा। उसका चेहरा उग्र बैल की तरह लाल हो गया।
फिर उसकी मुट्ठी से ऊर्जा की एक छोटी सी धारा निकली और उसने तुरंत जू डिंग पर एक मुक्का मारा। टकराना। ये प्रहार अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली था, जिससे शक्ति का एक अनूठा आभास होता था। इसके प्रभाव से हवा में हलचल मच गई और फर्श में दरारें पड़ गईं। यद्यपि भिखारी संप्रदाय के शिष्य लाठी चलाने की तकनीकों में कुशल थे, फिर भी वे 7 घाव तकनीक के विनाशकारी हमलों से शीघ्र ही पराजित हो गए। बैंग बैंग बैंग। कोंगटोंग पर्वत की 7 घावों वाली मुट्ठी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मेरी राय में कुत्ते को डंडे से पीटने की यह तकनीक काफ़ी अनोखी है। हालांकि 5वीं पीढ़ी का ये शिष्य इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है, अन्यथा उसे निश्चित रूप से इतनी मार नहीं पड़ती। ये तो बुरा हुआ, भिखारी कुल का ये शिष्य हारने वाला है। नीचे सभी प्रमुख संप्रदाय अपने शिष्यों को हाथ पकड़े हुए बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। जिन बहुआन इस दृश्य में इतना मग्न था कि वह भी ऐसा करने की उत्सुकता में अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगा। क्लिक। अपने अंतिम प्रहार में लू शियान ने लगभग 10 परतों की आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित की। उसकी शक्तिशाली मुट्ठी ने लाठी के केंद्र पर प्रहार किया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। प्रहार की शक्ति भिखारी कुल के शिष्य की छाती पर पड़ी, जिससे जू डिंग धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। दूसरे दौर में कोंगटोंग स्कूल जीत गया। वूश। निस्संदेह माहौल जल्दी ही अराजकता में तब्दील हो गया, जिससे तीखी बहस छिड़ गई। भिखारी संप्रदाय स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट था और उनके तथा कोंगटोंग संप्रदाय के बीच उकसावे की चिंगारियां भड़क उठीं। झूगे शेनहो हर तनावपूर्ण द्वंद्व को देख रहे थे। हालांकि वे स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण में दिख रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से शांत बने रहे। दूसरी ओर काओ झेंगचुन की निगाहों में द्वेषपूर्ण इरादे की झलक थी और यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। अगला मैच दियानकैंग संप्रदाय बनाम हॉन्गमेन एस्कॉर्ट एजेंसी। अगला मैच हुआशान संप्रदाय बनाम सोंगशान संप्रदाय। अगला मैच तियानशान पार्टी बनाम तियानजुए संप्रदाय। इसके बाद कई शानदार लड़ाइयां हुईं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस दौरान जिन बहुआन भी निष्क्रिय नहीं था, उसने इस प्रणाली का उपयोग करके इन मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ताओं की छानबीन की और बड़ी मात्रा में डेटा चुरा लिया। मारो। कुछ देर बाद 107वें प्रदर्शन के बाद जिन बहुआन आखिरकार शांत हो गया। उसे पता था कि अब मंच पर आने की उसकी बारी है। इस व्यवस्था के मिशन के अनुसार उसे झूगे शेनहो की स्वीकृति प्राप्त करनी थी और फिर ड्रैगन गार्ड मनो के 5वें शीर्ष गुप्त एजेंट की पहचान हासिल करनी थी। और अब यह एक दुर्लभ अवसर था। उसे बस इस लड़ाई में शानदार प्रदर्शन करना था और सबका ध्यान आकर्षित करना था, जिससे ड्रैगन गार्ड मनो का गौरव बढ़े और वह निश्चित रूप से शेनहो का विश्वास जीत लेगा। इसलिए जिन बहुआन ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का पक्का इरादा कर लिया था। हालांकि उन्होंने एहतियात भी बरती और किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए मंच पर जाने से पहले अपनी सेहत की जांच करवाए। सिस्टम होस्ट की स्थिति की जांच करें। आवाज़ मेजबान जिन बहुआन। स्तर मामूली चोरी 2%। चोरी के अंक 0। अनुभव अंक 600। चोरी का सामान सेंधमारी के औजारों का एक सेट, विषनाशक गोलियों की एक बोतल। 69 नई पुस्तकें। सैनी बेला दीरी, रिटर्न माई ब्यूटी फिस्ट, डेडली सिजर किक, स्वॉर्ड 22, लिंगबो स्टेप्स, कुरशूज किलाट 3 हरी, कियानकुन ग्रेट शिफ्ट, कुरशूज किलाट 3 हरी। स्कैन में किसी भी प्रकार के वायरस का पता नहीं चला और डिवाइस अच्छी स्थिति में है। दिल की धड़कन। तभी शहर की दीवारों से ढोल की आवाज़ गूंजी, जिससे जिन बहुआन चौंक कर जाग गया। उसने अपने कपड़े समेटे और गहरी सांस ली। अगला मुकाबला ड्रैगन गार्ड मनो के जिन बहुआन का सामना शाओलिन के मास्टर कोंगजी से होगा। वूश। इस द्वंद्व युद्ध ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। न केवल विभिन्न संप्रदायों के सदस्य, बल्कि ड्रैगन गार्ड मनो के सदस्य भी पूरी तरह से एकाग्र थे। यह उनका पहला द्वंद्व युद्ध था। ये राउंड संभवतः एक कड़ा मुकाबला होगा। ड्रैगन गार्ड मनो के सभी शिष्य श्रेष्ठतम हैं। हालांकि कोंगजी शाओलिन की युवा पीढ़ी के सदस्य हैं, फिर भी वे शाओलिन की 72 कलाओं में निपुण हैं और इसलिए उन्हें उस्ताद के रूप में भी जाना जाता है। शक्ति के मामले में दोनों बराबर हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा खालीपन बेहतर है। वातावरण में गर्मागर्म बहस और शोरगुल भरा हुआ था। एक तरफ शाओलिन स्कूल, एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर और दूसरी तरफ उनका मुख्यालय ड्रैगन गार्ड निवास था। स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जिससे एक बेहद दिलचस्प दृश्य बन गया। मेरे ड्रैगन गार्ड निवास के शिष्यों के रूप में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इसलिए हमें इस लड़ाई को जीतना होगा और हार को होने नहीं देना होगा। झुगे शेनहो ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और जिन बहुआन को सिर हिलाकर सहमति दी। उनकी निगाहें गहरी थीं, मानो उनमें ज्ञान और अधिकार का भाव समाया हो। जिन बहुआन ने हाथ जोड़कर एक घुटने पर बैठकर दृढ़ता से कहा, यह शिष्य निश्चित रूप से दिव्य मार्क्विस की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, इस दौर को जीतेगा और मेरे ड्रैगन गार्डिंग पैलेस के लिए एक अच्छी शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा। पुकारना। इतना कहने के बाद जिन बहुआन ने अपना सिर उठाया और सीना फुलाया।
कुछ ही तेज कदमों में वह कई परछाइयों में परिवर्तित हो गया और अखाड़े में प्रवेश कर गया। ये किस तरह की मूवमेंट तकनीक है? ड्रैगन गार्ड मैनर के शिष्य से जैसी उम्मीद थी, उसकी चाल चलन की तकनीक वाकई असाधारण है। कमरे में प्रवेश करते ही जिन बहुआन ने कुछ हद तक बेपरवाही भरा साहस दिखाया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। यहाँ तक कि झूगे शेनहो और काओ झेंगचुन की आंखें भी अचानक सिकुड़ गईं। उनकी हरकतें सचमुच अद्भुत थीं। मास्टर, ऐसा लगता है कि हमारे ड्रैगन गार्ड निवास में जिन बहुआन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। शांगुआन हेतांग ने कुछ हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। ये सुनकर दुवान तियान्या और अन्य लोगों को भी यह अजीब लगा। उनका ड्रैगन गार्ड छात्रावास हमेशा से ही बहुत गुप्त रहा था। उनके द्वारा भर्ती किए गए सभी शिष्यों का नाम एक बहीखाते में दर्ज किया जाता था। हालांकि झूगे शेनहो को इसकी परवाह नहीं थी। वह साधारण शिष्यों को गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि क्या उनका गार्जियन ड्रैगन पैलेस इस प्रतियोगिता को जीत पाएगा। शेनहो के चुप रहने पर शांगुआन हेतांग और अन्य लोगों ने उनसे और सवाल नहीं पूछे। उस समय अखाड़े में दो शख्स खड़े थे। काले वस्त्र पहने जिन बहुआन बेहद तेजस्वी लग रहे थे। शाओलिन भिक्षु के सामने उन्होंने जरा भी भय नहीं दिखाया, बल्कि कुछ हद तक उत्साह भी प्रदर्शित किया। उनके सामने शाओलिन भिक्षु कोंगजी खड़े थे, जिनके हाथ में एक लाठी थी। उन्होंने लाल कसाया पहना हुआ था और उनके सिर पर बाल नहीं थे। हालांकि उनमें भिक्षु जैसी दयालुता नहीं थी। उनकी बाहों में दबंगई का भाव झलक रहा था और उनका चेहरा भावहीन था। बुद्ध अमिताभ, कृपया सावधान रहें, हे उपकारक। कोंगजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर उनकी पुतलियां फैल गईं, जिससे एक तीखी चमक दिखाई दी। उन्होंने पैर के अगले हिस्से से धक्का दिया और अविश्वसनीय गति से लाल रोशनी की लकीर की तरह आगे बढ़ गए। ड्रैगन क्लॉ हैंड, प्रसिद्ध लाल रंग की आकृति पलक झपकते ही जिन बहुआन के सामने प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया, जो एक हुक में बदल गया, और जिन बहुआन की गर्दन पकड़ ली। बहुत मजबूत। जिन बहुआन के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया और उन्होंने तुरंत लिंगबो वेबू, एक मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि ये कोंगजी भिक्षु भी स्पष्ट रूप से बहुत कुशल था, क्योंकि वह सचमुच जोंक की तरह उनका पीछा कर रहा था। हंसना। पलक झपकते ही अजगर के पंजे नीचे की ओर झपटे, जिससे जिन बहुआन के चेहरे पर खून के 5 हल्के निशान पड़ गए। अध्याय 13, स्वर्ग और पृथ्वी का महान परिवर्तन। हंसना। ठीक उसी क्षण एक लाल परछाई प्रकट हुई, जिसका अजगर जैसे पंजे वाला हाथ जिन बहुआन के गले की ओर बढ़ा हुआ था। हालांकि जिन बहुआन ने आश्चर्यजनक गति से प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सिर घुमाया और बाल बाल घातक वार से बच गया। हालांकि अजगर के पंजे फिर भी उसके चेहरे पर लगे, जिससे 5 छोटे छोटे खरोंच आ गए। वूश। देखते ही देखते घटनास्थल पर हंगामा मच गया। भला ड्रैगन गार्ड मनों के शिष्यों को कुछ ही चालों में कैसे हराया जा सकता था। लू बेनवेई कमाल का है। शाओलिन ड्रैगन क्लॉ सचमुच अद्भुत है। युद्ध के मैदान पर जिन बहुआन ने अपने चेहरे से खून पोंछा और आश्चर्यचकित रह गया। अगर उसने घातक प्रहार से बचने के लिए लिंगबो वेबू तकनीक का इस्तेमाल न किया होता, तो वह इस हमले में पराजित हो जाता। हालांकि ये तो बस शुरुआत है और अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह जीत होगी या हार। तो फिर मैं ड्रैगन गार्जियन पैलेस से ड्रैगन क्लॉ हैंड का उपयोग करके तुम्हारे शाओलिन ड्रैगन क्लॉ हैंड का परीक्षण करूंगा। विस्फोट। जिन बहुआन ने अपने होंठ सिकुड़े, फिर हाथ बढ़ाकर हुक का आकार बनाया। उसका हमला बिजली की चमक की तरह बेहद तेज था। इस हुक में एक छिपी हुई शक्ति थी, जिससे कोंगजी के चेहरे के भाव तुरंत ही पूरी तरह बदल गए। यह ड्रैगन का पंजा वाला हाथ, ये कैसे संभव है? कोंगजी की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उनका दिल सदमे से भर गया। हालांकि उनके पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय किया और ड्रैगन क्लॉ तकनीक का प्रयोग किया। तुम उनके मुके टकराए, हवा की धाराएं आपस में टकराईं और चीर फाड़कर अविश्वसनीय शक्ति उत्पन्न हुई। फिर भी वे पूरे 10 राउंड तक लड़े, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो सका, जिससे कोंगजी की प्रशंसा और भी गहरी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? इस बच्चे ने ड्रैगन क्लॉ तकनीक कहाँ से सीखी? एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग आंखें फाड़कर पूरी तरह से अचंभित होकर देखते रह गए। दोनों पुरुषों की हरकतें लगभग एक जैसी थीं। दूसरे शब्दों में, जिन बहुआन की ड्रैगन क्लॉ तकनीक सबसे प्रामाणिक शाओलिन ड्रैगन क्लॉ थी। ड्रैगन क्लॉ हैंड हमारे संप्रदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक गुप्त तकनीक है। वह इसे कैसे चुरा सकता है? नीचे शाओलिन भिक्षुओं ने असमंजस भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। हालांकि उनमें से अधिकांश बेहद क्रोधित थे। इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट चोरी हो गई थी। अगर बोधिधर्म अकादमी को पता चल गया तो निश्चित रूप से अराजकता फैल जाएगी। बैंग बैंग बैंग। युद्ध क्षेत्र में दोनों का मुकाबला जारी रहा। ड्रैगन क्लॉ तकनीक में पंजे की शक्ति के 18 रूप थे और दोनों लगभग बराबर के थे, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। कोंगजी भी बेहद निराश थे। उन्होंने कई वर्षों तक ड्रैगन क्लॉ तकनीक का अभ्यास किया था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उसी तकनीक से हार का सामना करना पड़ेगा जिसे उन्होंने सीखा था।
जिन बहुआन मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये चाल वाकई में सबसे प्रामाणिक शाओलिन ड्रैगन क्लॉ थी जिसे उसने चुराया था। उसने लड़ाई को किनारे से देखा था और ग्रेट हेवन एंड अर्थ शिफ्ट का उपयोग करके चुपके से इसका कुछ हिस्सा सीख लिया था। अप्रत्याशित रूप से इस सरल प्रयास से इसे नियंत्रित करने में सफलता मिली। ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। फूल चुनने का हुनर, पुकारना। ड्रैगन क्लॉ तकनीक से वांछित प्रभाव प्राप्त न होने पर कोंग जी पीछे हट गया और उसने दूसरी मार्शल आर्ट का प्रयोग करना शुरू कर दिया। फुफकार, शाओलिन की 72 कलाएं, फूल तोड़ने की उंगली शैली। नीचे भीड़ अचंभित रह गई, उनके चेहरे विस्मय से भर उठे। कहा जाता था कि शाओलिन की 72 कलाएं सर्वोच्च मार्शल आर्ट थीं। बौद्ध धर्म के अलावा किसी ने भी उन सभी में महारत हासिल नहीं की थी। यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभा वाले कोंग जी ने भी केवल 10 कलाओं में ही महारत हासिल की थी। उसने अपने अंगूठे और मध्यमा उंगली को आपस में दबाया जैसे कोई फूल तोड़ रहा हो, और उसकी उंगलियों से ऊर्जा की एक अदृश्य लहर प्रवाहित हुई। फिर अचानक एक लाल मेपल का पत्ता उसकी उंगलियों से चिपक गया। पुकारना। मेपल के पत्ते को एक छिपे हुए हथियार की तरह प्रक्षेपित किया गया, जो अत्यधिक गति से आगे बढ़ रहा था और उसमें घातक शक्ति समाहित थी। अच्छा नहीं है। जिन बहुआन ने तुरंत अपने पैरों से धक्का देकर हवा में छलांग लगाए। संयोगवश मेपल का पत्ता उनके पैरों के बीच से गुजरा और कांस्य प्रतिमा से टकरा गया। मारो। मेपल के पत्ते ने कांस्य प्रतिमा को भेद दिया, जिससे वह मौके पर ही फट गई। कल्पना कीजिए कि अगर उंगली से चुटकी लेने की तकनीक प्रतिमा के सिर पर लग जाती तो क्या परिणाम होते। कोंग जी ने फिर से हमला किया, जिन बहुआन को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उसने बार बार अपनी उंगलियों से कुरेने की तकनीक का इस्तेमाल किया और मेपल के पत्ते चाकू की तरह हवा में उड़ने लगे। बैंग बैंग बैंग। जिन बहुआ घातक हमलों से बचने के लिए बार बार बैकफ्लिप ही कर पा रही थी, जिससे वह कुछ क्षणों के लिए थोड़ी अस्त व्यस्त सी लग रही थी। मेपल के पत्ते पत्थर की मूर्तियों से टकराए, जिससे विस्फोट हुए और दर्शक सदमे में आ गए। कितनी अफसोस की बात है। ड्रैगन गार्ड मनों के शिष्य भले ही बहुत शक्तिशाली हों, लेकिन उनका सामना शाओलिन के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों से हुआ है। इस युद्ध का परिणाम पहले से ही स्पष्ट है। अब तक हुए 100 से अधिक द्वंद्वों में से ये सबसे तीव्र और जोरदार द्वंद्व था। विभिन्न संप्रदायों के नेता बार बार सिर हिलाते, आपस में चर्चा करते और बड़ी उत्सुकता से देखते रहे। हालांकि जब सभी को लगा कि लड़ाई खत्म होने वाली है, तभी एक और निर्णायक मोड़ आ गया। फूल चुनने का हुनर। वूश। कोंग जी ने एक और मेपल लीफ अटैक किया, लेकिन इस बार जिन बहुआन ने फिर से बराबर प्रतिरोध दिखाया। इससे पहले वह फ्लटरिंग फ्लावर फिंगर टेक्निक की बारीकियों का अध्ययन करने के लिए दाएं बाएं सटीक रूप से चकमा दे रहा था। निश्चित रूप से उसने ग्रेट हेवन एंड अर्थ शिफ्ट का उपयोग करके उसी चाल को फिर से अंजाम दिया। मारो। मेपल के 2 पत्ते आपस में टकराए, उनकी ताकतें एक दूसरे को बेअसर कर गईं और एक जोरदार धमाके के साथ वे दोनों फट गए। इस बार कोंग जी की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। तुम्हें मेरी शाओलिन फ्लावर पिकिंग फिंगर कुंग फू मूव कैसे पता चली? वूश। ये कैसे संभव है? शाओलिन की 72 कलाएं एक अत्यंत गुप्त रहस्य हैं, यहाँ तक कि अकादमी के भीतर भी। कुछ ही शिष्यों को छोड़कर बाकी सभी के लिए इनका अभ्यास करना लगभग वर्जित है। वह इन्हें कैसे चुरा सकता था? इस बार शाओलिन भिक्षु सचमुच क्रोधित था। ड्रैगन क्लॉ तकनीक ने उसे क्रोधित कर दिया था, और अब जब 72 शाओलिन कलाओं का खुलासा हो चुका था, तो वह हत्या करने की मंशा से भर गया था। शक्तिशाली वज्र उंगली। क्रोध से उत्प्रोत होकर कोंग जी ने एक बार फिर 72 परम तकनीकों में से एक को सक्रिय किया। उंगली के एक झटके से ही एक सुनहरा हस्तचिन्ह तुरंत बन गया। विस्फोट। टूथपिक। अचानक हुए इस हमले से जिन बहुआन की हथेली कांप उठी और एक विशाल पीतल की भट्टी ऊपर की ओर घूमकर उसका रास्ता रोक दिया। वज्र उंगली ने पीतल की भट्टी पर दबाव डाला और उसे भेद दिया। शक्तिशाली वज्र उंगली। विस्फोट। टकराना। इस बार जिन बहुआन ने वही तरकीब फिर से अपनाई और स्वर्ग पृथ्वी के महान परिवर्तन के साथ अपनी वज्र उंगली को सक्रिय किया। दोनों उंगलियां टकराईं, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। उस प्रतिष्ठित ड्रैगन गार्जियन निवास ने मेरी 72 शाओलिन तकनीकें चुरा लीं। कितना घिनौना और नीच काम है। प्रज्ञा हथेली। प्रज्ञा हथेली। मारो। विनाश की निराकार उंगली। विनाश की निराकार उंगली। मारो। जिन बहुआन ने निर्लजतापूर्वक कार्य किया, स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन का उपयोग करते हुए लगातार मार्शल आर्ट तकनीकों की नकल की, जो कर्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 72 शाओलिन मुद्राओं को एक के बाद एक दोहराया जाता है। घास। हालांकि कोंग जी एक भिक्षु थे जो अपने शांत और संयमित स्वभाव और सांसारिक इच्छाओं से विरक्त रहने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वे इतने क्रोधित थे कि उन्हें लगा जैसे उनके फेफड़े फट जाएंगे। वे भली भांति जानते थे कि 72 सर्वोच्च तकनीकों का खुलासा करने से बौद्धधर्म अकादमी का प्रकोप उन पर बरसेगा। बैंग बैंग बैंग। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन कोंग जी पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ा। उसके हथेली के वार काफी धीमे हो गए। उसकी हथेली की तकनीकें तेजी से अव्यवस्थित होती गईं और जिन बहुआन को बढ़त मिलने लगी। आयरन हेड कुंग फू। डिंग डिंग डिंग।
पल भर में दोनों आदमी क्रोधित हो गए और एक दूसरे पर सिर पटकने लगे। उग्र सांडों की तरह वे आपस में सिर टकराने लगे। लड़ाई की तीव्रता इतनी तीव्र थी कि भीड़ सन्नाटे में आ गई। ये तो वाकई बेहद शर्मनाक है। अध्याय 14 मार्शल आर्ट टोकन के लिए लड़ाई। डिंग डिंग डिंग। जिन बहुआन और भिक्षु कोंगजी ने एक साथ अपनी वज्र लौह सिर तकनीक का प्रयोग किया और एक दूसरे से टकरा गए। तीव्रता ऐसी थी मानो दो उग्र बैल एक दूसरे पर टूट पड़े। यह वातावरण विस्मय भरी आवाज़ों से गूंज रहा था। मुकाबला बेहद रोमांचक था। हालांकि सैकड़ों दांव पेच के बाद भी कोई भी पक्ष हावी नहीं हो पाया। मारो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह गंजा भिक्षु इतना महान होगा। हमले के चलते दोनों व्यक्ति एक साथ पीछे धकेल दिए गए और हौंफने लगे। जिन बहुआन ने स्थिति को गंभीर समझते हुए माथे पर शिकन डाली। हालांकि भिक्षु कोंगजी अधिक सदमे में थे। वे भी थके हुए थे और अभी भी हौंफ रहे थे। मेरी युद्ध क्षमता केवल 8000 है, जबकि उसकी युद्ध क्षमता कम से कम 10,000 है। स्थिति पर विचार करने के बाद कोंगजी का चेहरा चिंता से भर गया। शाओलिन मंदिर में कोंग की पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे ड्रैगन गार्जियन पैलेस के एक अज्ञात शिष्य का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ड्रैगन गार्ड पैलेस वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां छिपी हुई प्रतिभाएं निवास करती हैं। यदि खुला युद्ध कारगर नहीं होता तो हमें छल कपट का सहारा लेना होगा। युद्ध क्षेत्र में जिन बहुआन की आंखों में एक चमक कौंधी। फिर उसने लिंगबो वेइबू तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से अपना शरीर घुमाया। उसने अपनी हथेली उठाई और कोंगजी की छाती पर प्रहार किया। कोंगजी पूरी तरह सतर्क था और उसने अपनी हथेली से पलटवार किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उनकी हथेलियां टकराने वाली थीं, जिन बहुआन ने तेजी से अपनी हथेली पीछे खींच ली और अपने शरीर पर मौजूद कोमल अवरोध को सक्रिय कर दिया। हंसना जैसे ही कोंगजी ने जिन बहुआन के शरीर पर प्रहार किया, वह चीख उठा। उसकी हथेली में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों सुइयां चुभ गई हों और खून की बारीक बूंदें रिसने लगीं। ड्रैगन क्लॉ हैंड एंगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिन बहुआन ने एक बार फिर ड्रैगन क्लॉ तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे कोंगजी की भुजाओं पर खून के 5 निशान पड़ गए। इसके बाद उसने लगातार घातक कैंचीनुमा लातों से कोंगजी की हड्डियां तोड़ दीं और कोंगजी युद्ध के मैदान से गिरकर बेहोश हो गए। फुफकार, क्या हो रहा है? शाओलिन हार गया। उस क्षण विभिन्न संप्रदायों के नेता एक पल के लिए चुप हो गए, मानो वे किसी सपने से जाग गए हों। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पलक झपकते ही स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और बेहतर हो जाएगी। महाराज, प्रतिष्ठित ड्रैगन गार्डिंग पैलेस के एक शिष्य ने न केवल मेरा शाओलिन ड्रैगन क्लॉ हैंड चुराया है, बल्कि मेरी शाओलिन की गुप्त तकनीक 72 सर्वोच्च कौशल भी चुरा ली है। यदि आप मुझे स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं इस मामले को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक जोरदार धमाके के साथ सोने की छड़ें पकड़े हुए कई उच्च पदस्थ शाओलिन भिक्षु अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे क्रोध से लाल थे। पल भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। शाओलिन की 72 कलाएं एक उच्च कोटि की मार्शल आर्ट थीं, जो बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती थी। इस युवक ने इसे कैसे सीखा था? मेज के शीर्ष पर बैठे आमतौर पर शांत रहने वाले जूगे शेनहो भी थोड़े चिंतित दिखे। यह मामला वाकई थोड़ा पेचीदा था। हालांकि उनका ड्रैगन गार्ड पैलेस शाओलिन मंदिर से डरता नहीं था। असली समस्या तो ये थी कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। मुझे नहीं पता कि इस उच्च भिक्षु का ज्ञान चोरी करने का दावा कहाँ से आया। अगर यह सचमुच ज्ञान चोरी थी तो यह उच्च भिक्षु की आंखों के सामने हुई। अभी अभी मास्टर कोंगजी ने 72 सर्वोच्च तकनीकों में से एक ड्रैगन क्लॉ का प्रयोग किया। मैंने इसका प्रयोग केवल इसलिए किया क्योंकि मैंने इसकी गतिविधि का पता लगा लिया था। जिन बहुआन शांत रहे, उन्होंने अपना बहाना पहले ही तैयार कर लिया था। हालांकि उनकी बातों पर शाओलिन मंदिर के सदस्यों ने निश्चित रूप से उपहास किया। अभ्यास सत्र के दौरान तकनीकें चुराना, ये तो महज एक मजाक था। ओह, तो फिर यह विनम्र भिक्षु आपकी वज्र हथेली तकनीक चुराने की कोशिश करेगा। विस्फोट। उसके पीछे खड़े एक शाओलिन शिष्य ने तुरंत अपनी हथेली बढ़ाकर जिन बहुआन पर प्रहार किया। जिन बहुआन की निगाहें घूमी और उसने चुपचाप ही महान स्वर्ग और पृथ्वी परिवर्तन की क्रिया को सक्रिय कर दिया। इसके अलावा इस प्रक्रिया ने उसकी गति को धीमा कर दिया, जिससे वह पल भर में ही इस पैटर्न को समझ गया। तेलापाक तांगान वेइटुओ मारो। जिन बहुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनकी हथेलियां तुरंत टकरा गईं, जिससे एक शक्तिशाली झटका लगा। पल भर में दोनों दर्जनों कदम पीछे धकेल दिए गए। वूश। आप। फिर से हंगामा मच गया और शाओलिन शिष्य चुप हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी वज्र हथेली तकनीक सचमुच चोरी हो गई थी। इस बार शाओलिन भिक्षुओं ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सदमे के भाव थे। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जिन बहुआन वेइटुओ की हथेली की तकनीक की बारीकी से नकल कर रहा था। हालांकि हरकतें अस्पष्ट थीं, लेकिन लगभग एक जैसी थीं, जिससे साफ पता चलता था कि उसने इसे चुपके से वहीं सीख लिया था। फुफकार। मैंने लंबे समय से सुना है कि ड्रैगन गार्ड पैलेस असाधारण लोगों से भरा हुआ है।
दुनिया का ये नंबर एक महल केवल सबसे विलक्षण प्रतिभाओं को ही भर्ती करता है। ये युवक वास्तव में गुप्त रूप से मौके पर ही मार्शल आर्ट सीखने में सक्षम था, जो वाकई चौंकाने वाला है। विभिन्न संप्रदायों के नेता मन ही मन स्तब्ध थे, और इस बार उनके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूर्वी डिपो के काओ झेंगचुन भी थोड़े विचलित हुए। उनके लिए ड्रैगन गार्ड पैलेस में इतनी प्रतिभा का होना एक भयानक बात थी। इसके विपरीत झूगे शेन्हो की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। सबूत के अभाव में शाओलिन संप्रदाय को अपना क्रोध और निराशा ही सहनी पड़ी। इसके बाद दर्जनों और मैच हुए। हालांकि जिन बुहुआन का मैच इतना शानदार था कि वह एक आदर्श प्रदर्शन बन गया। अन्य मैचों में भी खूबियां थीं, लेकिन वे आमतौर पर कम रोमांचक थे। दिल की धड़कन। शहर की दीवारों पर ढोल की आवाज़ गूंज रही थी। लगभग 100 लड़ाइयों के बाद, जो आधे दिन तक चली, अंततः अंतिम युद्ध का पर्दा उठा। जैसा कि उम्मीद थी, इस बार केवल 8 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य और पूर्वी डिपो के शिष्य ही बचे थे, जो अचानक कहीं से प्रकट हुए थे। अंतिम मुकाबले में जो भी टावर के शीर्ष पर मार्शल आर्ट टोकन जीतेगा, वह अपने संबंधित संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेगा और विजयी होगा। झुगे शेन्हो धीरे धीरे उठे और पास ही स्थित पीतल के टावर की ओर देखा। इस समय टावर के शीर्ष पर एक मार्शल आर्ट्स टोकन रखा हुआ था। इसका अर्थ यह था कि इस बार जो भी इस टोकन को प्राप्त करेगा, वह अन्य संप्रदायों के शिष्यों से घिर जाएगा। सभी को पराजित करके ही आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिल की धड़कन। पीतल की घंटी जोर से बजी और आसपास का वातावरण पल भर में उन्माद में बदल गया। उसी क्षण कई प्रमुख संप्रदायों के शिष्य बिजली की गति से टावर की चोटी की ओर दौड़ पड़े। पुकारना। जिन बुहुआन ने भी स्वाभाविक रूप से अपनी चाल चली, लेकिन लिंगबो वेइबु मार्शल आर्ट का ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने इस बार जानबूझकर संकोच किया। इस लड़ाई में पहले हमला करना बुद्धिमानी नहीं थी, बेहतर यही था कि दोनों एक दूसरे को थका दें और फिर अपनी चाल चलें। मारो। एमेई संप्रदाय की महिला ने अविश्वसनीय कुशलता से गति पकड़ी, मानो कोई ड्रैगनफ्लाई पानी पर उड़ रही हो। वह मीनार के किनारे से तेजी से गुजरी और टोकन छीन लिया। तभी अचानक उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बादलों के बीच उड़ान भरते हुए विस्फोट। इस चाल को अंजाम देने वाला व्यक्ति वुडांग संप्रदाय का शिष्य था। उसने तलवार जैसी फुर्तीली लात से बागुआ पाम हमला किया। हालांकि एमी संप्रदाय की वह महिला भी बेहद कुशल थी। उसने बड़ी फुर्ती से अपने शरीर को घुमाया और बाल बाल हमले से बच गई। दिल दहला देने वाला हथेली का प्रहार। विस्फोट। ड्यानकैंग संप्रदाय, कुनलुन संप्रदाय, शाओलिन और वुडांग संप्रदाय के शिष्यों के साथ साथ पूर्वी डिपो के शिष्यों ने एक संयुक्त हमला किया, जिसमें तलवार की तकनीकों और हथेली के वारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे एमी संप्रदाय की महिला क्षण भर के लिए पराजित हो गई। हालांकि जब वे भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक तेज हवा चली और उसके बाद एक जोरदार हथेली का प्रहार हुआ। एक हल्की सी आवाज के साथ कुनलुन संप्रदाय और ड्यानकैंग संप्रदाय के दोनों शिष्य तुरंत वहीं लकवाग्रस्त हो गए। अचानक हमला। कितना घिनौना। हमलावर दरअसल ईस्टर्न डिपो का एक छात्र था। यह मानना पड़ेगा कि ईस्टर्न डिपो की योजना काफी चतुराई भरी थी। जब कई लोगों ने एमी शिष्यों को घेर लिया, तो उसने मौके का फायदा उठाकर पीछे से अचानक हमला कर दिया और उनमें से कई को मार डाला। अध्याय 15। 22 तलवारें। अचानक पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक आकृति बिजली की गति से प्रकट हुई। उसने चुपचाप पीछे से दोनों हथेलियों से वार किया, जिससे ध्यानचांद और कुनलुन संप्रदायों के दोनों शिष्य मौके पर ही लकवाग्रस्त हो गए। मतलब कुनलुन और ड्यानकैंग संप्रदायों के नेता क्रोधित थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और नाकें फूल रही थीं। हालांकि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में अचानक हमले प्रतिबंधित नहीं थे, इसलिए वे केवल अपने क्रोध को दबाकर मन में दबी नाराजगी ही रख सकते थे। मो शियू का चेहरा ठंडा था, उसकी आंखों में घृणा की चमक थी। यह मानना ही पड़ेगा कि वह वाकई धूर्त और चालाक था। टोकन के लिए समूह के आपस में लड़ रहे होने का फायदा उठाकर उसने अचानक उनमें से 2 को अपन कर दिया। प्रसिद्ध। मो शियू फिर से हरकत में आया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने वज्र हथेली तकनीक का प्रयोग किया। इस हथेली तकनीक में एक शक्तिशाली घातक भावना थी और इसने जिन बुहुआन पर प्रहार किया। मुझे फंसाना चाहते हो? तुम पागल हो। जिन बुहुआन ने लिंगबो वेइबु तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से हमले को चकमा दिया। उसी समय उन्होंने एक अचानक हमला किया, जो अप्रत्याशित रूप से सफल रहा, और उन्होंने टोकन छीन लिया। तुम शाओलिन, एमेई और कोंगटोंग के प्रमुख संप्रदायों ने जिन बुहुआन का पीछा किया और उन्हें रोककर उन पर बेरहमी से हमला किया, और देखते ही देखते पूरा इलाका अराजकता में तब्दील हो गया। सिर्फ इसलिए कि मैं अपने दांत नहीं दिखाता, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे हराना आसान है। धिक्कार है। कई हमलावरों से घिरे जिन बुहुआन गंभीर खतरे में थे और मन ही मन नाराज थे। हालांकि डरने के बजाय उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। याद रहे, उन्होंने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता भी नहीं खेला था। झेंग। वह घूमा और लापरवाही से तलवार उठा ली। म्यान से बाहर निकलते ही तलवार एक भयावह रोशनी से चमक उठी।
जिन बहुआन की आंखें सिकुड़ गईं, तलवार की तरह ही उससे भी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। फिर उसका चेहरा बदल गया और वह बेहद ठंडा और कठोर हो गया। 22 तलवारें, विस्फोट। जैसे ही कई प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों ने मिलकर हमला किया, जिन बहुआन ने पवित्र तलवारबाज के गुप्त ग्रंथ तलवार 22 का इस्तेमाल किया, जिसे उसने कब्र लुटेरों की गुफा से प्राप्त किया था। इसका 3 फुट लंबी तलवार लिए जिन बहुआन हवा में उछला और उसका शरीर तेजी से घूमने लगा। उसी समय उसकी कलाई पर बंधी तलवार लगातार वार कर रही थी, जिससे सफ़ेद तलवार ऊर्जा का एक बवंडर निकल रहा था। अच्छा नहीं है। कश-कश। तलवार की ऊर्जा तीव्र और घातक थी। भिखारी संप्रदाय, कोंटोंग संप्रदाय और वुडांग संप्रदाय के 3 शिष्य अचानक हमले की चपेट में आ गए और तुरंत ही तलवारों से भेद दिए गए। उन्होंने खून की उल्टी की और युद्ध क्षेत्र से वहीं गिर पड़े। मोशियू और एमेई संप्रदाय के कई शिष्यों ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए तलवार की ऊर्जा का प्रतिरोध करते हुए तेजी से पीछे हट गए। हालांकि इसके बावजूद वे तलवार की ऊर्जा से प्रभावित हुए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। वूश, ये किस तरह की तलवारबाजी है? मैंने अपने पूरे जीवन में तलवारबाजी का ऐसा शानदार कौशल कभी नहीं देखा। ये बच्चा कौन है? निस्संदेह तलवारबाजी की यह शानदार तकनीक 22वीं ने एक बार फिर स्थिति को बेकाबू कर दिया। ये तकनीक अत्यंत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि कुछ संप्रदाय के नेता भी बार बार आश्चर्यचकित रह गए। यह न केवल तेज और घातक थी, बल्कि इसके व्यापक प्रभाव भी थे, जो इसे उच्च कोटि की तलवारबाजी तकनीक बनाते थे। ये देखकर मुझे वाकई आश्चर्य हुआ। ये बच्चा मेरे ड्रैगन गार्ड निवास में 5वां सबसे अच्छा जासूस हो सकता है। झूगे शेन्हो की आंखें चमक उठीं और वह मन ही मन बुदबुदाने लगा। उसकी प्रशंसा स्पष्ट थी। उसने पहले कभी ऐसी उत्कृष्ट तलवारबाजी नहीं देखी थी। वहीं काओ झेंगचुन का चेहरा गंभीर था। ये युवक जितना अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, झूगे उतना ही असहज महसूस कर रहा था। तलवार 22 घर। क्रोध से भर उठे जिन बहुआन ने तुरंत अपने शरीर को आगे बढ़ाया और बिना किसी संकोच के 22 तलवारें चला दीं। उनका शरीर उछला और तेजी से घूमा, मानो सफ़ेद तलवार अपने मूल स्थान पर लौट आई हो और बचे हुए कुछ दुश्मनों पर बेतहाशा हमला कर रही हो। करुणा का महान ताड़का वृक्ष। विस्फोट। शाओलिन शिष्य, जो निष्क्रिय बैठकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं था, ने तलवार के हमले का डटकर सामना किया और जिन बहुआन पर हथेली से प्रहार किया। हालांकि तलवार की ऊर्जा से जिन बहुआन सुरक्षित था और महान करुणा हथेली का प्रहार उस तक पहुंचने से पहले ही तलवार की ऊर्जा से चकनाचूर हो गया। जिन बहुआन की पुतलियां फैल गईं और एक तेज गति से उसने जवाबी हमला किया। उसकी तलवार शाओलिन शिष्य के बाएं कंधे को भेदते हुए उसे लड़ाई के अखाड़े से बाहर लात मारने से पहले ही लग गई। वह आश्चर्यजनक है, जोश और प्रतिभा से भरपूर। कुछ ही पलों में जिन बहुआन ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 5 प्रमुख संप्रदायों को पल भर में पंगु बना दिया। अब युद्ध क्षेत्र में केवल एमेई संप्रदाय और डोंगचांग संप्रदाय के शिष्य ही बचे थे। प्रसिद्ध। अपनी इस क्षमता का लाभ उठाते हुए जिन बहुआन ने लिंगबो वेइबु मार्शल आर्ट तकनीक का प्रयोग किया। उसके पैर हवा की तरह तेज गति से चले और पलक झपकते ही वह एमेई संप्रदाय की महिला के सामने प्रकट हो गया। महिला की आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। जिन बहुआन ने अपनी तलवार घुमाए और महिला के शरीर को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। वह मुस्कुराया, फिर अपना बायां हाथ बढ़ाया और महिला पर एक जोरदार प्रहार किया। मेरी खूबसूरत मुट्ठी मुझे वापस दे दो। तुम। बाएं और दाएं मुक्कों से उसकी गति इतनी तेज थी कि एमेई संप्रदाय के शिष्य को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिला। जब जिन बहुआन रुका तो कभी खूबसूरत दिखने वाली एमेई संप्रदाय की वह महिला पल भर में सूअर जैसी हो गई। धिक्कार है, ये बच्चा तो हद ही पार कर देता है। ये तो सरासर अपमान है। मेरी सुंदरी वाली मुट्ठी वापस दो। मुक्केबाजी की एक बेहद खतरनाक तकनीक है। अगर इस मुट्ठी से बार बार वार किया जाए तो आपका चेहरा सूअर की तरह सूज जाएगा। मारो। जिन बहुआन ने जरा भी दया नहीं दिखाई और एक लात मारकर एमी संप्रदाय की महिला को युद्ध के मैदान से बाहर फेंक दिया। विस्फोट। उसके पीछे पूर्वी डिपो के शिष्यों ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि जिन बहुआन को उनकी उपस्थिति का पहले ही आभास हो गया था और उसने लिंगबो वेइबु तकनीक का प्रयोग किया, जिससे मोशियू का निशाना चूक गया। घातक कैंची किक। क्लिक। आटिल्ड। जिन बहुआन ने बैकफ्लिप करते हुए मोशियू की गर्दन पर अपने पैर जकड़ लिए और उसे नीचे गिरा दिया। फिर वह झट से उठा और कई शक्तिशाली वज्र उंगली तकनीकें आजमाईं, जिससे मोशियू के बाएं और दाएं दोनों हाथ लकवाग्रस्त हो गए। हालांकि मोशियू पूर्वी डिपो का शिष्य था, इसलिए वह इसे यूं ही जाने नहीं दे सकता था। इसलिए बिना किसी झिझक के जिन बहुआन ने एक और वार किया, वज्र लौ शीर्ष तकनीक, जिसने मोशियू के पेट पर प्रहार किया। सीके। मोशियू कुछ देर तक टिड्डे की तरह जमीन पर लौटता रहा, फिर उसने अपने पैर पटके अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाईं और मर गया। वूश। मृत। क्रूर बच्चा। उस क्षण सभी लोग खड़े होकर उस अकेले व्यक्ति को घूर रहे थे। जिन बहुआन ने अपने चेहरे से खून पोंछा और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह अब भी काफी निर्दयी था और मार्शल आर्ट की दुनिया में ढल चुका था।
अच्छा। झूगे शेन्हो ने काओ झेंगचुन के उदास चेहरे पर एक नज़र डाली, ताली बजाई और खुशी से मुस्कुराया। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन करना कुछ हद तक अपनी ताकत दिखाने, 8 प्रमुख संप्रदायों को डराने और पूर्वी डिपो की शक्ति को संतुलित करने के लिए उनका उपयोग करने का एक तरीका था। निस्संदेह जिनबुहुआन की बदौलत ड्रैगन गार्ड मनो ने इस प्रतियोगिता में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन किया। मैं घोषणा करता हूं कि इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार मेरे ड्रैगन गार्डिंग मैंशन के शिष्य जिनबुहुआन को मिलेगा। मुझे 1000 साल पुरानी बर्फीली आत्मा दे दो। झूगे शेन्हो ने हाथ हिलाया और उनके पीछे खड़े दुवान तियान्या ने एक बक्सा निकाला और उसे पूरी गंभीरता से जिनबुहुआन को सौंप दिया। ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच जिनबुहुआन ने इस सर्वोच्च साधना के खजाने को स्वीकार कर लिया। हालांकि सभी प्रमुख संप्रदाय प्रतियोगिता की क्षमताओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। ड्रैगन गार्ड मनो के शिष्य अत्यंत शक्तिशाली थे, उनकी चाल और तलवारबाजी अद्वितीय, शक्तिशाली और अप्रत्याशित थी। सर्वशक्तिमान ईश्वर को रिपोर्ट करते हुए, मेरी एक विनती है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे उन तक पहुंचा सकता हूं। अध्याय 16 युद्ध का आह्वान। महामहिम, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसे व्यक्त करना चाहिए या नहीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जिनबुहुआन ने चारों ओर नजर घुमाई, फिर एक घुटने पर बैठकर देश के सभी नायकों के सामने झूगे लियांग से एक प्रश्न पूछा। बढ़ता दिल स्माइल विद हॉन्जर्धमूर्ति। यह मानना पड़ेगा कि जिनबुहुआन काफी चतुर था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में झू वुशी निश्चित रूप से उसकी विनती को अनदेखा नहीं करता। सच में, झू वुशी ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराते हुए कहा, कर सकना। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और वो ये है कि मैं अपने ड्रैगन गार्ड निवास में 5वां शीर्ष गुप्त एजेंट बनूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या दिव्य मार्क्विस मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। जिनबुहुआन ने जाहिर तौर पर ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और तुरंत अपनी सहमति व्यक्त कर दी। इस बयान से झूगे शेन्हो हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने मूल रूप से जिनबुहुआन को 5वें शीर्ष गुप्त एजेंट के रूप में नियुक्त करने का इरादा किया था, लेकिन अभी तक उनका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था, इसलिए इस पर विचार करना जल्दबाजी होगी। लेकिन वह इस धरती के सभी वीरों के सामने मना नहीं कर सकता था। यह उसके ड्रैगन गार्ड पैलेस की प्रतिष्ठा का अपमान होता। ऐसे उत्कृष्ट शिष्य की बहुत मांग थी, कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। झू वुशी जैसा व्यक्ति जो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर इतना सतर्क था, स्वाभाविक रूप से स्थिति को असहज नहीं होने देता। इसके अलावा जिनबुहुआन का रूप रंग वाकई बेहद आकर्षक था। इसलिए कुछ देर विचार करने के बाद उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि आज से जिनबुहुआन मेरे ड्रैगन गार्ड निवास के 5वें गुप्त एजेंट प्रमुख होंगे और उन्हें मानव की उपाधि प्रदान की जाएगी। वूश। विभिन्न संप्रदायों के नेता गुस्से से उबल रहे थे। आज उन्होंने आखिरकार ड्रैगन गार्ड मैनर की शक्ति देख ली थी और उन्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीले रंग के 4 प्रमुख गुप्त एजेंटों के अलावा ड्रैगन गार्ड मैनर में अब मानव नामक एक नया गुप्त एजेंट भी शामिल हो गया था। ये तो बिल्कुल बकवास है। दूसरी ओर काओ झेंगचुन का क्रूर चेहरा खौफनाक था। उसने मो शियू को गार्जियन ड्रैगन पैलेस को पूरी तरह अपमानित करने के लिए भेजा था, ताकि प्रमुख संप्रदायों में फूट डालकर उन्हें पूर्वी डिपो के प्रति समान रूप से सतर्क किया जा सके। हालांकि मो शियू को मौके पर ही कुत्ते की तरह पीट कर मार डाला गया। वरिष्ठ भाइयों और बहनों को नमस्कार। जिनबुहुआन मन ही मन प्रसन्न हुआ, फिर खड़ा हुआ और दुवान तियान्या और गुई हेइदाओ की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। चारों ने बस मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मेरे छोटे भाई, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की मार्शल आर्ट्स की बैठक समाप्त हो गई है। हालांकि मैंने एक और निर्णय लिया है। मैं प्रमुख संप्रदायों को एकजुट करके एक मार्शल आर्ट्स खुफिया ब्यूरो की स्थापना करूंगा, जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया को स्थिर करने और खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करेगा। आपका क्या विचार है? वूश। इन शब्दों ने विभिन्न संप्रदायों के नेताओं के बीच हलचल मचा दी। क्या वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और अंततः अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रकट कर रहा था? वे भली भांति जानते थे कि झूगे शेन्हो की कार्रवाइयों का उद्देश्य प्रमुख मार्शल संप्रदायों को भंग करना और खुफिया जानकारी जुटाना था। महामहिम, ये कार्रवाई कुछ हद तक अनुचित हो सकती है। शाओलिन भिक्षुओं ने सबसे पहले इनकार किया। वे स्वाभाविक रूप से किसी और के मोहरे नहीं बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। गर्जन। उसी क्षण झूगे शेन्हो का शरीर कांप उठा और उसके शरीर से एक सुनहरा अजगर प्रकट हुआ, जो महल के ऊपर मंडराने लगा। उसकी आभा वास्तव में भयावह थी। फुफकार। मैंने इस मामले में फैसला ले लिया है। अब से मार्शल आर्ट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। झूगे शेन्हो ने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। झू वुशी के दबंग व्यवहार को देखकर और उनके प्रभाव से भयभीत होकर विभिन्न संप्रदाय के नेताओं के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके तुरंत बाद भव्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त हो गई। विभिन्न संप्रदायों के सदस्य गंभीर चेहरे लिए धीरे धीरे ड्रैगन गार्ड पैलेस से चले गए। विशेष रूप से काओ झेंगचुन बेहद क्रोधित
था और तथाकथित मार्शल आर्ट खुफिया ब्यूरो से निपटने की योजना बना रहा था। जिन र ये टोकन ले लो। अब से वेस्ट माउंटेन क्षेत्र में स्थित व्हाइट ईगल पैलेस तुम्हारा होगा। झूगे शेन्हो ने संतुष्टि भरी नजरों से जिन बहुआन की ओर देखा और उन्हें व्यक्ति अक्षर से खुदा हुआ एक सुनहरा टोकन दिया। 6000। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद स्वामी। जिन बहुआन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाया। जैसे ही वह आनंद से भर उठा, अचानक उसके मन में सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंज उठी। डिंग, बधाई हो मेज़बान, आपने मिशन पूरा कर लिया है और मिशन पुरस्कार पैकेज प्राप्त कर लिया है। सिस्टम इसे स्वचालित रूप से चोरी किए गए तिजोरी में संग्रहित कर देगा। ... जल्द ही जिन बहुआन के 5वें शीर्ष गुप्त एजेंट बनने की खबर ड्रैगन गार्ड मैनर में तेजी से फैल गई। वे उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। इससे उनका यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि ड्रैगन गार्ड मैनर प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, और कौन जानता है कि कब कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरकर 6ठे या 7वें शीर्ष गुप्त एजेंट का खिताब हासिल कर ले। हालांकि वे केवल उनसे ईर्ष्या ही कर सकते थे। जिन बहुआन मानव प्रतीक चिन्ह को हाथ में लिए पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र की ओर चल पड़ा। यह क्षेत्र शांत और खुला था, जिसमें प्राचीन आकर्षण व्याप्त था। कृत्रिम पहाड़ियों पर से झरने बह रहे थे और प्राचीन इमारतों पर बोगनविलिया के फूल खिले हुए थे, जिनसे हल्की सुगंध निकल रही थी। माहौल अच्छा है। अब से यह व्हाइट ईगल पैलेस मेरा, जिन बहुआन का होगा। जिन बहुआन बेहद खुश था, उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हालांकि उसने कुछ गार्डों और नौकरों को हटा दिया और उस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। आखिर एक माहिर चोर होने के नाते सावधानी बरतना ही सबसे अच्छा था। इसके अलावा ड्रैगन गार्ड निवास में आने का उसका कारण झूगे शेन्हो की सेवा करना नहीं था। वह केवल निवास की प्रतिष्ठा और रुतबे का इस्तेमाल करके कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना चाहता था और फिर चोरी करना चाहता था। व्हाइट ईगल पैलेस में प्रवेश करते ही जिन बहुआन ने सहज रूप से बाहर झांका। जब उसने पुष्टि कर ली कि आसपास कोई नहीं है, तभी उसे राहत मिली और उसने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लीं। होस्ट की स्थिति जांचें। आवाज़ मेजबान जिन बहुआन। स्तर छोटी मोटी चोरी 3%। खजाने की चोरी, एक मिशन इनाम पैक, मकबरे की लूट के औजारों का एक सेट, एक बोतल विषनाशक। चोरी के अंक 0। अनुभव अंक 0। मार्शल आर्ट्स स्वॉर्ड 22, रिटर्न माई ब्यूटी फिस्ट, लिंगबो सटेप, ग्रेट शिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स। केवल 2 दिन शेष हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डेटा कॉलम को देखने के बाद जिन बहुआन ने लूट पॉइंट और अनुभव पॉइंट के कॉलम देखे और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका चेहरा कुछ हद तक अप्रिय हो गया। 5वें शीर्ष गुप्त एजेंट का पद हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। मार्शल आर्ट तकनीकें चुराने के लिए ग्रेट यूनिवर्स शिफ्ट का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने सभी अनुभव अंक खर्च कर दिए। इसके अलावा मार्शल आर्ट जितनी शक्तिशाली होती है, उतनी ही अधिक खपत होती है, और वह केवल ग्रेट यूनिवर्स शिफ्ट से कमजोर मार्शल आर्ट ही चुरा सकते थे। अगर मैं एक दिन भी कुछ न चुराऊं तो मुझे बेचैनी होने लगती है। मुझे लगता है इस बार मुझे कुछ बड़ा करना होगा। जिन बहुआन ने अपने होंठ चाटे। उसके मन में एक और योजना बन रही थी। इससे पहले मुख्य हॉल में उसने एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में सुना था। पश्चिमी क्षेत्रों द्वारा सम्राट मिंग को भेंट किए गए खजाने को अस्थायी रूप से उनके ड्रैगन गार्डिंग पैलेस में रखा गया था और शाही सभा शुरू होने के बाद ही उन्हें राजधानी में लाया जाएगा। जिन बहुआन पश्चिमी क्षेत्रों से आए इन भेंट पत्रों को निशाना बना रहा था। हालांकि अगर वह सफल हो जाता तो इसके परिणाम भयावह होते। ड्रैगन गार्ड पैलेस को निश्चित रूप से शाही परिवार के प्रकोप का सामना करना पड़ता। इसके बावजूद जिन बहुआन शांत रहा, यहाँ तक कि उसे हल्की सी हंसी भी आ रही थी। चलिए देखते हैं इस मिशन रिवॉर्ड पैक में क्या क्या इनाम हैं। सिस्टम, मेरे लिए मिशन रिवॉर्ड पैक खोलिए। आवाज़, मेज़बान के लिए मिशन पुरस्कार पैकेज खोला जा रहा है। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, आपने 100 चोरी अंक, 1000 अनुभव अंक, 1 चोर का छेद और 2 मार्शल आर्ट सम्मनिंग टोकन प्राप्त कर लिए हैं। हम मार्शल आर्ट का आह्वान आदेश। अध्याय 17, बर्बर भूमि से भेंट। क्या यह मार्शल आर्ट का आह्वान आदेश है? जब सिस्टम ने मिशन रिवॉर्ड पैकेज खोला तो जिन बहुआन को 2 अपरिचित टोकन मिले। उसने ये टोकन पहले कभी नहीं देखे थे। ये किसी नए प्रकार के खजाने प्रतीत होते थे। जिज्ञासावश उसने इंटरफेस खोला और टोकन के बारे में जानकारी प्राप्त की। मार्शल आर्ट्स सम्मनिंग कमांड, एक सम्मनिंग हथियार। इस कमांड का उपयोग करके आप मार्शल आर्ट्स की दुनिया से किसी भी पात्र को 3 घंटे के लिए बेतरतीब ढंग से बुला सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। फुफकार। जैसे ही जिन बहुआन ने जानकारी के इस भाग को पढ़ा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह हौंफने लगा। ये टोकन सचमुच मार्शल आर्ट की दुनिया के एक पात्र को अपने मालिक के लिए 3 घंटे तक प्रकट कर सकता था। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली था। हालांकि सावधानीपूर्वक जांच करने पर उसने पाया कि इन मार्शल आर्ट आह्वान टोकनों के भी अलग अलग स्तर थे।
उदाहरण के लिए, उसके पास मौजूद 2 आह्वान टोकन केवल सबसे निचले स्तर के थे, जिनसे केवल यादृच्छिक रूप से ही आह्वान किया जा सकता था, जबकि उच्च स्तर के आह्वान टोकन ये भी निर्दिष्ट कर सकते थे कि किन मार्शल आर्ट पात्रों को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार मार्शल आर्ट सम्मन स्ट्रीम के अलावा अमर सम्मन स्ट्रीम, काल्पनिक प्राणी सम्मन स्ट्रीम आदि भी मौजूद हैं। हालांकि जिन बहुआन के लिए इन 2 टोकनों का होना खुद की रक्षा के लिए 2 अतिरिक्त तुरुप के पत्तों के समान था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह किन मार्शल आर्ट पात्रों को बुला सकता है, लेकिन वे संभवतः औसत दर्जे से अधिक कुछ नहीं होंगे। फुफकार, एक और चोरी का गड्ढा मिल गया। जिन बहुआन ने इनामों की सूची देखी, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। हालांकि उसे सुरंग का इस्तेमाल करने की कोई जल्दी नहीं थी। सब कुछ जांचने के बाद जिन बहुआन सिस्टम इंटरफेस से बाहर निकल गया। दिन ढल रहा था जब जिन बहुआन ने चुपके से खिड़की खोली और बाहर झांका। रात अंधेरी और हवादार थी। सिस्टम की गणना के अनुसार चोरी करने का यह बिल्कुल सही मौका था। इसलिए जिन बहुआन ने काले रंग का हत्यारे का वेश धारण किया, अपना चेहरा ढका और चुपचाप शीशान क्षेत्र से निकल गया। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था और वह चुपचाप अपने आसपास के क्षेत्र का जायजा ले रहा था। स्क्रॉल ड्रैगन गार्ड पैलेस का नक्शा था। हालांकि क्षेत्र की विशालता के कारण जिन बहुआन को कुछ देर तक सटीक स्थान का पता नहीं चल पाया। हंसना। अचानक आगे से एक हल्की सी आवाज आई। जिन बहुआन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और छिपने के लिए एक कृत्रिम पहाड़ी के पीछे भाग गया। उसी क्षण सुनहरे कवच पहने 2 रक्षक गश्त करते हुए वहां से गुजरे। मैंने सुना है कि पश्चिमी क्षेत्रों की बर्बर जनजातियां जल्द ही हमारे महान मिंग राजवंश को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों मील की यात्रा करेंगी, और यह भी कहा जाता है कि पश्चिमी क्षेत्रों की एक कुलीन राजकुमारी को भी श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जाएगा। ऐसा लगता है कि यह सच है और बर्बर राज्य से भेंट मेरे ड्रैगन गार्ड निवास पर भेज दी गई है। हमें तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए। अगर यह भेंट गायब हो जाती है तो यह एक बड़ी समस्या होगी। उनकी बातचीत के दौरान सुनहरे कवच वाले दोनों रक्षक एक के बाद एक उत्तरी क्षेत्र की ओर गलियारे से तेजी से आगे बढ़े। जिन बहुआन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था और मन ही मन सारी जानकारी याद कर रहा था। कुछ देर तक सुनहरे वस्त्र पहने उन 2 पहरेदारों का पीछा करने के बाद जिन बहुआन को जल्दी ही खजाने के भंडारण कक्ष का स्थान मिल गया। ड्रैगन गार्ड पैलेस की बनावट वाकई अद्भुत है। मैंने कितनी भी कोशिश की हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इतना बड़ा खजाना छिपा पाऊंगा। उसी क्षण उनके सामने एक झरना प्रकट हुआ। वह जोर से गरज रहा था और उसके सामने एक मंडप खड़ा था। पहली नज़र में यह एक साधारण कृत्रिम झरने जैसा लग रहा था। हालांकि इसके परे एक रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई थी, क्योंकि खजाना पहाड़ों और कृत्रिम झरनों के पीछे छिपा हुआ है। हालांकि जिन बहुआन ने फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। चूंकि यह एक खजाना था, इसलिए वहां जाल और पहरेदार जरूर होंगे। सिस्टम, मेरे लिए इस क्षेत्र को स्कैन करो। क्या इस जगह पर कोई जाल बिछा है या कोई गार्ड तैनात है? आसपास कोई नहीं था और किसी भी घटना के कोई संकेत नहीं थे, लेकिन जिन बहुआन को फिर भी बेचैनी महसूस हुई और उसने तुरंत सिस्टम स्कैन सक्रिय कर दिया। एक बीप की आवाज़ के साथ सिस्टम स्कैन ने उस जगह की भयावहता का खुलासा किया। इस कृत्रिम पहाड़ी के अंदर जाल और यंत्र हर जगह घनी आबादी में मौजूद थे। सिस्टम द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए ये जाल के नक्शे जिन बहुआन के दिमाग में स्पष्ट रूप से उभर आए। इन नक्शों में जाल के स्थानों को चिन्हित किए जाने के कारण जिन बहुआन अंततः बिना किसी चिंता के प्रवेश कर सका। जिन बहुआन ने चारों ओर नजर डाली, फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, शांति से बाहर चली गई। पुकारना। उसने अपने पैरों से धक्का देकर झरने को पार किया और आगे के मार्ग में प्रवेश किया। वाकई झरने के पीछे एक गुप्त गुफा थी। जिन बहुआन की नज़र गुफा के नीचे रखे गोलाकार पत्थरों पर पड़ी। गुफा के प्रवेश द्वार तक जाने वाले 20 पत्थर थे। सिस्टम के स्कैन के आधार पर ये गोलाकार पत्थर कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह एक सावधानीपूर्वक निर्मित तंत्र है। गलत जगह पर कदम रखने से पत्थर के द्वार के अंदर लगी पीतल की घंटी बजने लगेगी, जिससे ड्रैगन गार्ड पैलेस के रक्षकों का ध्यान आकर्षित होगा। इस प्रणाली को समझने के बाद जिन बहुआन ने जल्दी ही 10 रास्तों पर चलना सीख लिया। उसे हर दूसरे पत्थर पर से कूदना पड़ता था। पलक झपकते ही जिन बहुआन खजाने के कमरे के पत्थर के दरवाजे पर सुरक्षित पहुंच गया। पत्थर के दरवाजे में एक छेद था। हालांकि जिन बहुआन के पास चाबी नहीं थी, लेकिन वह पिछले जन्म में चोर रह चुका था और अक्सर ताला खोलने की तरकीबें आजमाता रहता था। इसलिए उसके लिए पत्थर का दरवाजा खोलना मुश्किल नहीं था। एक क्लिक के साथ पत्थर का दरवाजा टूट गया। जिन बहुआन ने पहले सिस्टम का इस्तेमाल करके इलाके की रेकी की, फिर एक रास्ता बनाया और चूहे की तरह अंदर घुस गया। सौभाग्य से मेरे दिमाग में उस प्रक्रिया का नक्शा था, अन्यथा मैं मर गया होता। खजाने के कमरे में चुपके से घुसने के बाद जिन बहुआन ने जरा भी लापरवाही नहीं बरती। कमरा जालों से भरा हुआ था और एक भी गलत कदम उसकी जान ले सकता था।
उदाहरण के लिए, उसके बाईं ओर जहरीले तीरों से भरा एक गुप्त कक्ष था, जरा भी पास जाने से जाल सक्रिय हो सकता था। उदाहरण के लिए, दक्षिण पश्चिम कोने में 12 सोने की मूर्तियां हैं। यदि कोई लालची व्यक्ति उन्हें छूता है तो संभवतः ये घातक मूर्तियां उसका शिकार बन जाएंगी। संक्षेप में कहें तो ये स्थान शाही महल की तरह जालों और तंत्रों से भरा हुआ था और इसकी सुरक्षा कड़ी थी। हालांकि उन्नत तकनीक से लैस जिन बहुआन को ये सब काफ़ी आदिम प्रतीत हुआ। मुझे आश्चर्य है कि उन बर्बर जनजातियों से प्राप्त भेंट कहाँ छिपी हुई है। जिन बहुआन अत्यंत सतर्कता से आगे बढ़ा। जल्द ही उसके सामने गुप्त कक्षों की ओर जाने वाले छोटे दरवाजों की एक श्रृंखला दिखाई दी। सिस्टम स्कैन के बाद ये पुष्टि हो गई कि बाग की धारियों वाले कक्ष ही असली खजाने के तहखाने थे। बाकी सब तो बस जाल थे। जिन बहुआन ने चारों ओर देखा और कुछ देर तक उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बाग की धारियों वाले पत्थर के फाटकों में से एक को चुना। विस्फोट, हल्की सी कंपन हुई और पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जिन बहुआन ने पीछे मुड़कर देखा और किसी को न पाकर चुपके से अंदर चला गया। फुफकार, सोने और चांदी के गहने। पत्थर के द्वार के पीछे जिन बहुआन आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि यह वास्तव में सोने और चांदी के आभूषणों को रखने के लिए बनाया गया एक खजाना कक्ष था। गुफा के अंदर खजाने के संदूक रखे हुए थे जो सोने और चांदी के आभूषणों, सोने की छड़ों और सोने के सिक्कों से जगमगा रहे थे, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। मैं कितना अमीर हूँ। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक एक सोने का टुकड़ा चुरा लिया है और 20 अनुभव अंक, एक चोरी अंक प्राप्त कर लिए हैं। अध्याय 18, स्वर्ण सर्प तलवार। डिंग डोंग, सोने का टुकड़ा चुराने में आपकी सफलता पर बधाई। आपको 20 अनुभव अंक और एक चोरी अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग डोंग, मेजबान को जैड लुई को सफलतापूर्वक चुराने के लिए बधाई, उन्हें 10 अनुभव अंक और एक चोरी अंक प्राप्त हुए। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक जैड गुवानेन की मूर्ति चुरा ली है और 5 अनुभव अंक और एक चोरी अंक प्राप्त किए हैं। उसी क्षण सिस्टम की आवाज़ जिन बहुआन के दिमाग में गूंजी, जिससे उसका मनोबल तुरंत बढ़ गया। उसने चारों ओर नज़र घुमाई। इस गुप्त कमरे में इतने सारे खजाने छिपे थे कि उन सबको चुराना असंभव था। समय बचाने के लिए जिन बहुआन ने केवल सबसे कीमती सोने और चांदी के गहने ही चुने। हालांकि ये सोने और चांदी के गहने कीमती तो थे, लेकिन फिलहाल उनके किसी काम के नहीं थे। एक माहिर चोर होने के नाते वह उस तिजोरी से जितना चाहे उतना खजाना चुरा सकता था। यही सोचकर जिन बहुआन ने सफ़ेद जैड का एक और टुकड़ा तिजोरी में रख दिया और फिर चुपके से गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। उसका यहाँ आने का उद्देश्य बर्बर राष्ट्र से भेंट चुराना था। यह मिंग राजवंश को भेंट किया गया एक अनमोल खजाना था जो निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ था। जिन बहुआ की शक्ति बढ़ने के साथ साथ उसके मानदंड भी बढ़ते गए, उसे केवल सबसे उत्कृष्ट वस्तु ही आकर्षित करती थी। क्रैकटिल्ड, उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और चारों ओर नज़र घुमाई। चारों ओर सन्नाटा था, किसी के होने का कोई आभास नहीं था। घबराकर जिन बहुआन चुपचाप खजाने की तिजोरी से बाहर निकला और गुफा में लौट गया। गलियारे से ठंडी हवा बह रही थी और पत्थर की गुफा के ऊपर मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा वातावरण चोरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। जिन बहुआन ने अपने कदमों को यथासंभव शांत रखने की पूरी कोशिश की। वह एक चूहे की तरह था, लगातार अपने आसपास का निरीक्षण करता और ध्यान से सुनता रहता था। वह हल्की से हल्की हलचल भी महसूस कर सकता था। गलियारे में और आगे बढ़ते हुए जिन बहुआन अचानक रुक गया। उसकी नज़र सामने एक और कांसे के दरवाजे पर पड़ी। ये दरवाजा कई मीटर ऊंचा था, जिसके ऊपर एक अजगर और बाघ के बीच लड़ाई का चित्र बना हुआ था। दरवाजे से लोहे के 2 घुमावदार छल्ले लटक रहे थे, जिससे एक भयावह वातावरण बन रहा था। जिन बहुआन जानता था कि इसके भीतर कुछ असाधारण छिपा हुआ है। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने और अपने आसपास के वातावरण का फिर से जायजा लेने की पूरी कोशिश की। हालांकि जैसे ही वह सुनहरी अंगूठी को छूने वाला था, सिस्टम ने एक सूचना जारी की। आवाज़, सिस्टम सूचना, इस कांसे के दरवाजे में एक अत्यंत विषैला पदार्थ है। इसे न छुएं। सुखद दुख, क्या यह इतनी क्रूरता है? जिन बहुआन इतना भयभीत हो गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर वह और जल्दबाजी करता तो शायद अब तक उसका हाथ कुचल गया होता। सचमुच, सावधानी ही सबसे अच्छी नीति है। ऐसा लगता है कि उसे भविष्य में और अधिक सतर्क रहना होगा। हालांकि भले ही पीतल का दरवाजा अत्यधिक विषैला था, फिर भी वह जिन बहुआन को रोक नहीं सका। इसके अलावा इससे यह और भी साबित हो गया कि इस तिजोरी के अंदर का खजाना असाधारण था। बोलते बोलते जिन बहुआन ने तुरंत पत्थर को एक नुकीले शंकु के आकार में तराशना शुरू कर दिया, फिर शंकु के आकार के पत्थर के खंभे का उपयोग करके धीरे धीरे पत्थर के दरवाजे को खोल दिया। कुछ ही देर बाद जिन बहुआन चुपके से दूसरे गुप्त कमरे में घुस गई। फुफकार, ये तो खजाने की तिजोरी है। जिन बहुआन आश्चर्य से हौंफ उठा, उसकी आंखें चकाचौंध भरी रोशनी से चमक उठीं। गुप्त कमरे के अंदर लकड़ी की अलमारियों की कतारें थीं, जिन पर तरह तरह के औजार रखे थे।
इस साजो सामान में तलवारें, चाकू, कुल्हाड़ी, सोने की अंगूठियां और भी बहुत कुछ शामिल है, कल्पना की जा सकने वाली हर चीज़। और ये सभी हथियार सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के हैं, जिनमें कई पवित्र तलवारें भी शामिल हैं। बिल्कुल सही समय, मुझे वाकई एक अच्छी तलवार की ज़रूरत है। जिन बहुआन हैरान और बेहद खुश दोनों था। वह जानता था कि उसकी 22 तलवार तकनीकों का अभ्यास करने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। और ऐसी असाधारण तलवारबाजी कौशल के लिए स्वाभाविक रूप से एक असाधारण तलवार की आवश्यकता होती है। उसे लगा कि एक्सचेंज से चोरी करना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए उसने काफ़ी समय से एक कीमती तलवार चुराने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से उसे आज सचमुच एक तलवार मिल गई। 69 कुछ शब्द आपस में बुदबुदाने के बाद जिन बहुआन शस्त्रागार में छिपी तलवारों की तलाश करने लगा। आइस सोल स्वॉर्ड, ये तलवार बर्फ से बनी है और इसकी धार से एक ठंडी आभा निकलती है जो इसे बेहद घातक बनाती है। अगर इस तलवार से आपको चोट लगती है तो घाव तुरंत जम जाएगा। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बस डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ है। जिन बहुआन ने बर्फ की आत्मा की तलवार उठाई और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे एक निर्मम ठंड का एहसास हुआ। स्पष्ट रूप से यह एक बहुत शक्तिशाली तलवार थी। हालांकि जिन बहुआन जब तलवार चुनता था तो केवल उसकी शक्ति ही मायने नहीं रखती थी, उसका रूप रंग भी महत्वपूर्ण था। आखिरकार ये दुनिया दिखावे की ही तो है। इसलिए उसने धीरे से अपनी तलवार नीचे रखी और शस्त्रागार की ओर चल पड़ा। बाघ की धारीदार तलवार, ये तलवार बाघ के रक्त, बाघ की हड्डी और काले लोहे से गढ़ी गई है। इसे पूरा होने में 69 दिन लगे और इसमें बाघ की शक्ति समाहित है। इस तलवार को धारण करने से 10,000 सैनिकों का सामना करने का साहस मिलता है। ये बहुत भारी है। जिन बहुआन ने बाघ की धारियों वाली तलवार को सावधानीपूर्वक पकड़ रखा था। तलवार लाल रंग की थी और उससे एक खूंखार आभा निकल रही थी। ब्लेड के ऊपरी हिस्से पर काली रेखाएं भी थीं, जो काफ़ी विचित्र थीं। ये तलवार बुरी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी है और इसमें बारीकी और फुर्ती की कमी है। यह अफसोस की बात है। जिन बहुआन ने फिर से अपना सिर हिलाया। जिन 22 तलवारों का वह अभ्यास करता था, वे अपनी चपलता, गति और विनाशकारी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं। इस तलवार को ले जाना स्पष्ट रूप से बहुत भारी होगा। माँ और बच्चे की तलवार, नहीं नहीं, ये बहुत स्त्रीत्वपूर्ण है। जिन बहुआन ने अगली तलवार पर एक नज़र डाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। माँ और बेटी की तलवारें केवल महिलाओं के लिए थीं, इसलिए उसने अपनी नज़र अगली तलवार पर केंद्रित कर ली। पैदांग जुआनयुवान झेंग। जैसे ही जिन बहुआन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, सफ़ेद रोशनी उसकी बाहों और आंखों पर चमक उठी। शानदार तलवार। इस बार जिन बहुआन उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। जुआनयुवान तलवार न केवल हल्की और फुर्तीली थी, बल्कि बेहद तेज भी थी, जिसकी धार पर एक ठंडी चमक दिखाई दे रही थी, जो एक नज़र में ही ये दर्शाती थी कि ये दुर्लभ सामग्री से बनी है। इस तलवार ने जिन बहुआन को बेहद मोहित कर लिया। हालांकि जैसे ही उसने इस बात की पुष्टि की कि यह जुआनयुवान तलवार वास्तव में उसकी निजी तलवार है, वह अचानक जम गया। क्योंकि एक नज़र में ही उसे एक ऐसी तलवार दिखाई दी जो उससे भी कहीं अधिक विचित्र और दिलचस्प थी। ये किस तरह की तलवार है? जिन बहुआन जल्दबाजी में दौड़ पड़ा। शेल्फ पर रखी हुई कीमती तलवार को उसने एक ही छलांग में छीन लिया। स्वर्ण सर्प तलवार। स्वर्ण सर्प तलवार नानशान के एक बहुमूल्य उल्कापिंड से गढ़ी गई थी। ये तलवार अत्यंत दुष्ट है और इसका ब्लेड अत्यंत तीक्ष्ण है। इसके अलावा तलवार में सर्प विष समाहित है, जो रक्त के संपर्क में आने पर लगभग घातक होता है। वाह, कितनी खूबसूरत सुनहरी सर्प तलवार है। यदि जुआनयुवान तलवार ने जिन बहुआन को संतुष्ट किया था, तो इस स्वर्ण सर्प तलवार ने उनके दिल को पूरी तरह से मोह लिया था। ये तलवार सुनहरी, छोटी और फुर्तीली है, जिसकी धार पर सुनहरे रंग की नक्काशी है। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि इसकी नोक सांप की जीभ की तरह 2 भागों में बंटी हुई है। बेहद अनोखी। वहीं इसका मूठ कुंडली मारे हुए सांप की पूंछ जैसा दिखता है। आप एक ही हो। जिन बहुआन ने तुरंत पुष्टि की कि स्वर्ण सर्प तलवार वास्तव में उसकी निजी तलवार थी। यह उसकी लगभग सभी जरूरतों को पूरा करती थी, विशेष रूप से इसका विष, जो इसकी मारक क्षमता को बहुत बढ़ा देता था। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक स्वर्ण सर्प तलवार चुरा ली है और प्राप्त कर ली है। अध्याय 19, क्षितिगर्भ का प्रकाशमान मोती। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक स्वर्ण सर्प तलवार चुरा ली है, जिससे आपको 20 अनुभव अंक और 2 चोरी अंक प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सर्प तलवार प्राप्त करने के बाद सिस्टम की आवाज़ उम्मीद के मुताबिक सुनाई दी। जिन बहुआन बिना विचलित हुए फिर उस क्षेत्र की खोजबीन करने लगा। यहाँ के अधिकांश खजाने बेहद उच्च गुणवत्ता के थे, सभी अमूल्य माने जाते थे। इसीलिए ड्रैगन गार्ड पैलेस ने कांसे के द्वार पर जहर छिड़का था। हालांकि तिजोरी में सीमित जगह होने के कारण जिन बहुआन सब कुछ लूट नहीं सका, इसलिए वह केवल प्रतीकात्मक रूप से सबसे मूल्यवान और वांछनीय खजाने ही चुरा सका। यह क्या है? अचानक जिन बहुआन को संयोगवश एक और विचित्र वस्तु दिखाई दी।
ये ठंडे जेड पत्थर से बना एक डिब्बा था जिससे सफ़ेद गैस निकल रही थी और ये देखने में बेहद असामान्य लग रहा था। जिन बहुआन ने डिब्बा उठाया, पहले उत्सुकता से बाहर से उसकी जांच की, फिर धीरे धीरे उसे खोला। यह एक छिपा हुआ हथियार है। ठंडे बक्से के अंदर एक अजीब धनुष और कई चांदी की सुइयां थीं। जिन बहुआन को सहज रूप से लगा कि ये मार्शल आर्ट की दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले गुप्त हथियार होंगे। हालांकि ये छिपा हुआ हथियार निश्चित रूप से सरल नहीं है। तो इस पौधे को रेनस्टॉम्पिया ब्लॉसम नीडल कहते हैं। कितना बढ़िया नाम है। जिन बहुआन ने एक स्क्रॉल उठाया जिसमें इस गुप्त हथियार के उपयोग और उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। वह ये जानकर दंग रह गया कि यह एक अनोखा, लंबे समय से खोया हुआ गुप्त हथियार था। ये चांदी की सुइयां वास्तव में घातक जहर से भरी बर्फ की सुइयां थीं। बहुत अच्छा। जिन बहुआन ने हैरानी से अपनी जीभ चटकाए और उस खजाने को अपनी जेब में रख लिया। ये चीज़ घात लगाकर हमला करने के लिए एकदम सही थी। ये बेहद जहरीली थी। इसे चुपके से दुश्मन को देने का ख्याल ही असहनीय था। नाशपाती के फूल की सुईनुमा बारिश प्राप्त करने के बाद जिन बहुआन शस्त्रागार में घूमा और कई हथियार इकट्ठा करने में कामयाब रहा। हम अब और देरी नहीं कर सकते, हमें पहले बर्बर जनजातियों से कर वसूलना होगा। इस बार वह खजाने के कमरे में कई घंटों तक रुका रहा और जितना अधिक समय वह वहां बिताता उतना ही खतरा बढ़ता जाता। इसलिए जिन बहुआन ने लूटा हुआ सामान लिया और चुपचाप शस्त्रागार से निकल गया। मंद रोशनी वाली गुफा के अंदर एक अकेला व्यक्ति चारों ओर देख रहा था। जिन बहुआन ने निगरानी प्रणाली को सक्रिय किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह खराब हो गई है, जिससे वह बर्बर भेंट के सटीक स्थान का पता नहीं लगा पा रहा था। सिस्टम, तुम आमतौर पर इतने शानदार नहीं होते। इतने महत्वपूर्ण मौके पर तुमने पीछे क्यों हट गए? कुछ देर तक खोजबीन करने के बाद जिन बहुआन हौंफने लगा, लेकिन उसे बर्बर भेंट नहीं मिली, जिसके कारण उसने कई बार शिकायत की। आवाज़, इस क्षेत्र में चुंबकीय हस्तक्षेप है और सिस्टम सटीक रूप से स्थान निर्धारित नहीं कर सकता। मैं समझ गया, लगता है ये प्रणाली सर्वशक्तिमान नहीं है। जिन बहुआन ने कुछ अविश्वास के साथ भौहें चढ़ाईं। सबसे परिष्कृत प्रणाली में भी कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसा लगता है कि इस बार उसे भेंट का स्थान खोजने के लिए अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इतना कहते ही जिन बहुआन तुरंत गहराई में उतर गया। हालांकि रास्ते में उसे कई कांसे के दरवाजे दिखाई दिए, लेकिन सहज रूप से उसने अंदर जाकर जांच करने का इरादा नहीं किया। आधे घंटे तक गलियारे में चलने के बाद जिन बहुआन आखिरकार अंत तक पहुंच गया, जहां उसके सामने एक विशाल गहरे लाल रंग का कांसे का दरवाजा दिखाई दिया। क्या ये वही जगह हो सकती है जहां बर्बर जनजातियों से प्राप्त भेंट छिपाई गई है? उस क्षण जिन बहुआन को यह प्रबल एहसास हुआ कि इस कांसे के दरवाजे के पीछे कुछ असाधारण छिपा हुआ है। इससे पहले उसने जितने भी कांसे के दरवाजे देखे थे, उनमें से किसी में भी इतनी प्रभावशाली शक्ति नहीं थी। जिन बहुआन ने तिजोरी से लोहे की चाबी निकाली और कुछ ही समय में पीतल का दरवाजा खोल दिया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और पीतल के हॉल में प्रवेश किया। क्या ये किसी बर्बर राष्ट्र की ओर से भेंट है? उस समय महल के सबसे ऊंचे स्थान पर एक विशाल जैद का चबूतरा खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक गोल, साफ रत्न रखा हुआ था। जिन बहुआन ने उस पर एक नज़र डाली और तुरंत समझ गई कि यह पश्चिमी क्षेत्रों की ओर से मिंग राजवंश को भेंट किया गया था। हालांकि जिन बहुआन बेहद खुश था, लेकिन साथ ही वह जल्द ही सतर्क भी हो गया। यहाँ का सिस्टम खराब हो चुका था, जिसका मतलब था कि वह किसी भी तरह के जाल का पता नहीं लगा सकता था। चूंकि इस स्थान पर बर्बर जनजातियों का सबसे मूल्यवान भेंट रखा जाता था, इसलिए ये जालों से भरा होना तय था। इसलिए उसे बेहद सावधान रहना पड़ा। जिन बहुआन को ऐसा लग रहा था मानो वह पतली बर्फ पर चल रहा हो। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। आसन खतरे के बावजूद उसने इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। वह धीरे धीरे, कदम दर कदम सीढ़ियां चढ़ने लगा। आश्चर्यजनक रूप से इन सीढ़ियों पर कोई जाल नहीं था। जिन बहुआन बिना किसी चोट के सबसे ऊपरी सीढ़ी पर चढ़ गया और अंत में उसके सामने एक पारदर्शी काला मनका प्रकट हुआ। क्षितिगर्भ का प्रकाशमान मोती। फ्रिज के बगल में एक बांस का स्क्रॉल रखा था। जिन बहुआन ने लापरवाही से उसे खोला और उस पर निम्नलिखित शिलालेख पाया। क्षितिगर्भ मोती पश्चिमी क्षेत्रों का सर्वोच्च खजाना है, जिसे पश्चिमी क्षेत्रों में तिब्बती बौद्धों ने 1000 वर्ष पूर्व लावा के भंडार से प्राप्त किया था। यह मोती अंधेरे में भी तेज सफ़ेद प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो 10 मील की दूरी से भी दिखाई देता है। निस्संदेह इसका सबसे बड़ा महत्व इसमें नहीं है। इसका सबसे बड़ा महत्व इसके चमत्कारी उपचार गुणों में निहित है। मात्र इस क्षितिगर्भ रात्रि मोती को मुख में धारण करने मात्र से जीवित व्यक्ति का जीवन लंबा हो सकता है। मृत व्यक्ति के अवशेष 1000 वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं और बीमार व्यक्ति के घाव भर सकते हैं और विष दूर हो सकता है। सचमुच यह एक दुर्लभ खजाना है। पश्चिमी क्षेत्रों के बर्बर राज्यों को वर्षों तक मिंग राजवंश के आक्रमण से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कोई और विकल्प न होने पर शांति की तलाश में उन्होंने अपने राज्य का खजाना, पवित्र क्षितिगर्भ रात्रि प्रकाशमान मोती, अर्पित कर दिया।
यह अफसोस की बात है कि वह जिन बुहुआन से मिला। अमिताभ बुद्ध आपकी रक्षा करें। जिन बुहुआन ने पागलों की तरह लगातार कई मंत्र बुदबुदाए, फिर झट से हाथ बढ़ाकर उस काले चमकते मोती को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने मोती को पकड़ा, पूरा भूमिगत महल जोर से कांपने लगा। विस्फोट! उसके पैरों के नीचे का पत्थर का चबूतरा झट से टूटकर गिर गया। हालांकि जिन बुहुआन ने आश्चर्यजनक गति से प्रतिक्रिया करते हुए एक चांदी का हुक फेंका जो सटीक रूप से एक चट्टान पर जा लगा। वे जिन बुहुआन हवा में लटका हुआ था, नीचे देखने पर उसने खुद को सांपों के एक गड्ढे में पाया। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना हुक फेंक दिया, अन्यथा गड्ढे में गिरने का अर्थ निश्चित मृत्यु होता। चढ़ाई के हुक का अनुसरण करते हुए जिन बुहुआन शिखर पर चढ़ गया। हालांकि वह जानता था कि इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। जैसे ही वह प्रकट हुआ, लोगों का एक समूह कांस्य हॉल में घुस आया। जिन बुहुआन ने पहले ही अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए ड्रैगन गार्ड पैलेस के शिष्यों ने उसे पहचाना नहीं। मेरे ड्रैगन गार्ड महल के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने और बर्बर जनजातियों से भेंट चुराने की हिम्मत कौन करता है? शिष्यों के सामने जिन बुहुआन ने एक परिचित आकृति देखी। वह कोई और नहीं बल्कि शांगगुआन हेतांग थी। जिन बुहुआन को स्थिति का एहसास हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार भयंकर युद्ध होना तय है। वह खजाने से भरे इस भूमिगत महल से जिंदा निकल पाएगा या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित था। उस बर्बर जनजाति से मिलने वाला कर हमें सौंप दो। विस्फोट! हाथ में पंखा लिए शांगगुआन हेतांग तुरंत आगे की ओर दौड़ा। अध्याय 20, पीछा करना। किसकी हिम्मत है मेरे ड्रैगन गार्ड महल में घुसकर भेंट चुराने की? जैसे ही पहरेदार अंदर आए, उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। पुरुषों के वस्त्र पहने हुए वह बेहद सुंदर और आकर्षक थी। उसका चेहरा मनमोहक था और चेहरे की बनावट भी मोहक थी। उसके हाथ में एक तय करने वाला पंखा था जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। जो व्यक्ति आया वह जिन बुहुआन की बड़ी बहन शांगगुआन हेतांग के अलावा और कोई नहीं था। अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तो जिन बुहुआ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा रहा था। अगर शांगगुआन हेतांग को उसकी पहचान पता चल जाती तो इसके गंभीर परिणाम होते। सौभाग्य से उसने अभी मुखौटा पहन रखा था और जब तक वह चुप रहता, कोई उसे पहचान नहीं पाता। जिन बुहुआन ने चुपके से पृथ्वी का अनमोल रत्न रात्रि प्रकाशमान मोती चोर की तिजोरी में छिपा दिया था। यह एक उच्च कोटि का खजाना था और वह इसे सौंपने में हिचकिचा रहा था। खजाना लेने के बाद उसका चेहरा और भी उदास हो गया। अब उसे अपने सामने मौजूद समस्या से निपटना था। प्रसिद्ध! उसी क्षण सुनहरे कवचधारी रक्षकों के एक समूह के साथ शांगगुआन हेतांग ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अपने तह वाले पंखे को हल्के से हिलाते हुए शांगगुआन हेतांग ने सुनहरे तीरों की बौछार कर दी। जिन बुहुआन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। पिछली बार वह इस विषैले तीर से बाल बाल बच गया था, लेकिन इस बार उसने अपनी गलती से सबक ले लिया था। पुकारना! जैसे ही पैसा उसकी ओर आया, जिन बुहुआन ने पहचाने जाने से बचने के लिए लिंगबो वेबू मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बिना कोई निशान छोड़े तेजी से उससे बच निकला। मारो! इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए जिन बुहुआन ने एक ही प्रहार में एक रक्षक को पराजित किया और उसकी तलवार छीन ली। वह भूत की तरह गतिमान होकर अपने पीछे असंख्य परछाइयां छोड़ते हुए शांगगुआन हेतांग की ओर अग्रसर हुआ। बैंग बैंग बैंग! दोनों आगे पीछे उछल रहे थे। उनके तय करने वाले पंखे उनकी तलवारों से टकरा रहे थे, जिससे जोरदार धमाके की आवाजें आ रही थीं। जिन बुहुआन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। तलवार के एक ही वार से तलवार की ऊर्जा विस्फोटित हुई और एक चट्टान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। हालांकि शांगगुआन हेतांग की ताकत स्पष्ट रूप से बहुत अधिक थी और जिन बुहुआन को उसके शक्तिशाली हमलों का सामना करने में कठिनाई हो रही थी। इसका कारण ये था कि वह इस समय अपनी तलवारबाजी की तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से पकड़ा जाता। हम अब और देरी नहीं कर सकते, अन्यथा और अधिक शक्तिशाली लोग आ जाएंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जिन बुहुआन मन ही मन चिंतित था। वह कुछ भी करने में असमर्थ था और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो मुसीबत में वही पड़ जाएगा। उसके मन में विचारों की दौड़ चल रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे एक विचार आया। समझना! विस्फोट! जिन बुहुआन की निगाहें गुफा की छत पर टिकी हुई थीं। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार ऊपर की ओर घुमाई। तलवार की शक्ति के बल पर बड़े बड़े पत्थर गिर पड़े और पूरी गुफा ऐसे कांप उठी मानो ढहने वाली हो। बिल्कुल सही समय! अराजकता का फायदा उठाते हुए जिन बुहुआन ने एक बार फिर लिंगबो वेबू तकनीक का इस्तेमाल किया और आखिरकार दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गया। उसके पीछे जाओ, उसे जिंदा या मुर्दा ढूंढो। फुफकार फुफकार फुफकार! ड्रैगन गार्ड मैनर के शिष्य उनका पीछा करते हुए पीछे से एक जबरदस्त हमला करने के लिए दौड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्रैगन गार्ड मैनर के और भी शिष्य सहायता के लिए पहुंच गए और इस समय जिन बुहुआन दोनों तरफ से घिरे हुए थे। जगह लगातार हो रहे हमले के आगे जिन बुहुआ बेबस था। तलवारों के वार उसके शरीर पर बरस रहे थे, जिससे खून की धारा बह रही थी। जिन बुहुआ दर्द से कराह रहा था, भीतर ही भीतर चीख रहा था।
ये चोरी न केवल सबसे कठिन थी बल्कि सबसे पहले उजागर भी हुई। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह ड्रैगन गार्ड मनों के कई विशेषज्ञों के संयुक्त हमले के दौरान हुई। सीके जिन बहुआन का दम घुट गया और उसने खून की एक और घूंट उल्टी कर दी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ड्रैगन गार्ड मनों से शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अगर जूगे शेनहो बाद में आता तो उसकी पहचान निश्चित रूप से उजागर हो जाती और पंख होने पर भी वह शायद बच नहीं पाता। आइए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। डिंग डिंग डिंग, पफ पफ पफ। आगे और पीछे से हो रहे हमलों का सामना करते हुए जिन बहुआन ने सब कुछ अनदेखा करते हुए हताशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे बार बार चाकू से वार किया गया जिससे उसे बहुत खून बहने लगा। मारो। अंततः इतने अथक प्रयासों के बाद जिन बहुआन ड्रैगन गार्ड मनों के कई विशेषज्ञों के घेरे को तोड़ने में कामयाब रहा और झरने के ऊपर से छलांग लगा दी। कॉल कर रहा हूँ। जिन बहुआन को सोचने का समय नहीं मिला और वह तलवार की तरह पश्चिम पर्वत पर स्थित श्वेत चील हॉल की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उसके पीछे शिष्य भी जल्द ही प्रकट हो गए। ये कहाँ चला गया? खून है, खून के धब्बों का पीछा करो। डॉट डॉट डॉट। शीशान इलाके में अस्त व्यस्त हालत में जिन बहुआन लंगड़ाते हुए दीवार फांद कर आंगन में दाखिल हुआ। सौभाग्य से उसने पहले ही पहरेदारों और नौकरों को विदा कर दिया था, इसलिए आसपास किसी ने उसे नहीं देखा। जिन बहुआन की सांसें मुश्किल से चल रही थीं, माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। वह गंभीर रूप से घायल था और किसी भी क्षण उसकी जान जा सकती थी। लेकिन अभी भी सबसे सुरक्षित समय नहीं था। अगर वे श्वेत चील महल पहुंच भी जाते तो भी वे लोग शायद उन्हें खोज रहे होते। खून के धब्बे, यहाँ खून के धब्बे हैं। वे यहीं से भागे। जैसा कि उम्मीद थी, जिन बहुआन ज़िशान क्षेत्र में दाखिल ही हुए थे कि उनके पीछा करने वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जिन बहुआन महल की छत पर कूद गए, फिर ऊपर से एक टाइल उठाकर भीतरी महल में प्रवेश किया। इस प्रकार उन्होंने श्वेत चील हॉल में प्रवेश करते समय खून के निशानों से खुद को बचा लिया। हॉल में प्रवेश करने के बाद जिन बहुआन ने एक पल के लिए भी सांस नहीं ली। उसने तुरंत घाव पर मरहम लगाकर खून बहना बंद किया और फिर साफ कपड़े पहन लिए। तुम। जिन बहुआन ने जल्दी से सारा काम निपटा लिया, तभी महल के द्वार से लगातार दस्तक की आवाज़ें सुनाई दीं। जिन बहुआन ने खुद को शांत किया, गहरी सांस ली और जागने का नाटक किया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और गंभीर चेहरे से कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपके अधीनस्थ ने जासूस जिनको नमस्कार भेजा है। अभी अभी किसी ने खजाने की तिजोरी में सेंध लगाए और बर्बर जनजाति से भेंट चुरा ली। हमने खून के निशानों का पीछा किया और पता चला कि चोर इस पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में भाग गया है। सच में, वह चोर तो बहुत बदतमीज है। जिन बहुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, हालांकि उन्होंने संयमित और गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखा। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और गहरी आवाज में कहा, तो आप इस जगह की तलाशी ले सकते हैं। मैं तलाशी का इंतजाम करूंगा और बाद में सर्वशक्तिमान ईश्वर को इसके परिणाम बताऊंगा। हाँ। गार्डों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, लेकिन तभी प्रभारी सैनिक हिचकिचा उठा, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिन बहुआन ने अधिकार जताते हुए फिर से बोलना शुरू किया, क्या कुछ और है? एजेंट जिन को बता दो, तुम्हारी पैंट उल्टी पहनी हुई है। जिन बहुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, तुरंत शर्मिंदा हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने अजीब सी मुस्कान दी और जल्दी से मुख्य हॉल में लौट गए। लगभग। जिन बहुआन ने आवाज़ सुनी और महल के पास बनी कृत्रिम पहाड़ी की ओर देखा और तुरंत राहत महसूस की। जल्दबाजी में उसने अपनी पैंट भी उल्टी पहन ली थी। सौभाग्य से यह ज़्यादा ध्यान देने लायक नहीं था। आधी रात तक आसपास के इलाके में तलाशी पूरी तरह से बंद हो गई थी और जिन बहुआन आखिरकार राहत की सांस ले सका। ये तो वाकई भयानक है। मैं खजाने के कमरे में लगभग मर ही गया था। जिन बहुआन ने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसके शरीर पर मौजूद कई भयानक घाव दिखाई दिए। हालांकि उसने जल्दी से मरहम लगा लिया था, फिर भी चोटें बेहद गंभीर थीं। ये सोचकर जिन बहुआन ने तुरंत चोरी के सामान के भंडार से कुछ औषधीय दवाइयाँ निकालीं। ये वही बची हुई दवाइयाँ थीं जो उसने औषधिशाला से चुराई थीं।